तो आई वॉच दी गॉड फादर येस्टरडे, कल मैं देख रहा था गॉड फादर, मार्लन ब्रांडो एल पचीनो वाली गॉड फादर। एंड आई थॉट कि वाओ, काफ़ी बढ़िया मूवी है, काफ़ी इम्पैक्टफुल मूवी है, काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। फैमिली एथिक्स कोड, ओमेटा वगैरह वगैरह। देन आई थॉट क्या मैं अपने पापा का बिजनेस संभालने वाला हूँ। मेरे को याद आया मेरे पापा का जनरल स्टोर है, तो इट्स नॉट रियली पॉसिबल। तो वेल इट इज़ पॉसिबल बट इट वोंट बी एज कूल, ऐसे माफिया फैमिली वाला कूलनेस नहीं आएगी। खैर, मेरे को वर्क करना चाहिए था इस जॉब पे। फिर से बोलूँ क्या? फिर मेरे को याद आया मेरे पापा जनरल स्टोर चलाते हैं। यार आपको ये आ गया। अच्छा चलो छोड़ो, सब छोड़ो। फेजर डायग्राम्स, पॉप ऑफ फेजर। हम फेजर डायग्राम क्या होता है आज हम लोग करने आ रहे हैं फिजिक्स। हम लोग का न्यू वाइट बोर्ड आया है, एज यू कैन सी द वाइट बोर्ड हैज़ बिन टेकन आउट बाय मीरो। आई डोंट नो मीरो क्या है, आई हैव नो क्लू मीरो क्या है। कंपनी का नाम है भाई ऑब्वियसली। और ये क्या बोलते हैं इसको, बैकग्राउंड इसका वो है लाइंड है, आई गेस लाइंड कहते हैं। इसे मैं हटाऊं कैसे, अगर मुझे हटाना होगा तो? आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल। फेज़र डायग्राम्स, तो मैं क्या कह रहा था, फेज़र डायग्राम एक्चुअली में होते क्या हैं, आपका वोल्टेज टाइम ग्राफ है। फेज़र, रुक जाओ देख लो। इमेजिन द एरो ऑन द लेफ्ट इज़ एन एरो। ठीक है, देखो ये वोल्टेज है, ठीक है। ये आपको जो एरो है ये वोल्टेज का वो बताएगा कि आपकी वोल्टेज एक्चुअली पे है कहाँ पे। ये तो इस साइड में तो वोल्टेज जा ही नहीं रही है कभी। तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है, जब हम टाइम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो रुक जाओ, आपका फर्स्ट कंसर्न क्या हो सकता है? मैंने एग्जांपल के लिए ये वाला एरो ले लिया, ठीक है, जहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे है। इसका मतलब वोल्टेज कहीं होगी, यहाँ की साइड होगी मान लो। चलो, तो आप कह सकते हो कि हाँ सही बात है भाई, कि यहाँ तो वोल्टेज स्टार्ट ही जब यहाँ से हो रही है, टाइम ज़ीरो पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है वोल्टेज। तो ये कैसे वोल्टेज की पोजीशन ये कैसे हो सकती है, ये वाली पोजीशन कैसे हो सकती है वोल्टेज की? ज़रूरी थोड़ी है कि ज़ीरो टाइम से स्टार्ट करो। मान लो टाइम यहाँ से स्टार्ट किया हो, मान लो यहीं से स्टार्ट हो रहे हो, मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस ऐसे हाइपोथेटिकल है वो। हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लो कि ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपकी वोल्टेज इधर है। तो फेज़र डायग्राम ऐसा एक्चुअली में होता है कि इसकी शैडो इमेजिन कर लो, ठीक है। इसकी शैडो इमेजिन करोगे ये आ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। Anyway, we have the shadow on our sinusoidal graph is the shadow of the spinning vector और phasor, ठीक है। तो जैसे जैसे ये जो फेज़र है, ये हमारा फेज़र एरो है, आई गेस इसे फेज़र एरो बोलते हैं। एज यू गाइज नो, आई एम ऑल्सो लर्निंग साइड बाय साइड। इसे मैं फेज़र एरो बोल रहा हूँ मैं। तो इसकी जो रुक जाए एक सेकंड, मेरे को थोड़ी बहुत खुद कन्फ्यूजन है। फेज़र 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 आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज। जैसे अभी कवर करेंगे, चिंता मत करो। इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन थी, इसमें भी कन्फ्यूजन थी। ये करना ही नहीं था, ये नहीं करना 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 था। हाँ चलो, ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आ गए। इस पे आएंगे होपफुली आएंगे, नहीं आएंगे तो देख लेना। फेज़र डायग्राम थोड़े होते हैं कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं। ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को ज़रा इंटरनेट ऑन करना दो। व्हाट इज़ द फोर्स बेसिकली डिपेंडेंट ऑन? सिंपल एसएचएम में आपको पता है फोर्स किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है? फोर्स आई गेस फंड वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। पूरी यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करनी पड़ती है, उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? व्हाट इज़ द फोर्स बेसिकली डिपेंडेंट ऑन? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई SHM क्या होती है। तो इसका सबसे बेहतरीन, सबसे ईजी, सबसे यूज़फुल एग्जांपल होता है कि आप पेंडुलम को देख लो। ये आपका पेंडुलम पूरा का पूरा, आपको पता है कैसे स्विंग करता है, ऐसे स्विंग करता है, फिर वापस आ जाता है ऐसे स्विंग करके। क्या यही SHM होता है? इसके 2-3 कंडीशंस होते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा हाँ सही बात है। फोर्स एक्चुअली डिपेंडेंट होती है कि हाउ फार यू अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन पोजिशन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एटलीस्ट। रुक जाओ, क्योंकि ऐसा होता है ना, नेगेटिव एक्स होता है। फोर्स आपको पता है वेक्टर है भाई, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो होती है, जैसे ये आपकी मीन पोजीशन है, ठीक है, ये आपकी मीन पोजीशन है। तो अगर आप इस साइड जाओगे या इस साइड के साइड जाओगे
तो आपको फोर्स लगेगा पीछे की साइड, और जितना दूर जाओगे ना अपनी मेन पोजीशन से, देखो यहाँ पे मेन पोजीशन से इतना दूर हो आप, और कोई ऐसा केस है जहाँ पे मेन पोजीशन से आप इतना दूर हो, तो जितना दूर जाओगे, ये रहा आपका एफ ए और ये रहा आपका एफ बी, तो आप जितना दूर जाने वाले हो एफ ए का मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन एफ बी। क्यों? क्योंकि आपका फोर्स होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ फार यू आर away from the mean position. पढ़ लेना if you want to read it. The x becomes amplitude blah 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 blah. देखो हाँ, तो यहाँ पर आ गए हम लोग, ये वाली इक्वेशन है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये बाय द वे स्प्रिंग की भी है अगर आपको याद हो तो। मेरे को कभी ये समझ में नहीं आया कि फोर्स बराबर नेगेटिव के बाई एम कैसे हो गया। अच्छा हाँ, याद आ गया मेरे को। देखो ऐसा है फोर्स, ये पहली इक्वेशन है। हम लोग कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, हम लोग एक्चुअली एस एस एम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत इक्वेशन वगैरह डिराइव करना है। इफ़ वी कैन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स बराबर होता है नेगेटिव ऑफ के एक्स वेक्टर, के कांस्टेंट है। मैं अगर फिर से बता दूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि चल क्या रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे एसएचएम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, क्योंकि एसएचएम मतलब पार्ट है, वही एसएचएम आता रहता है, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहली चीज़ होगी फोर्स आपका फोर्स बराबर है नेगेटिव ऑफ के एक्स। ठीक है, अब फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो गया भाई वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, डायरेक्शन होती है भाई एक्सेलरेशन की, नेगेटिव के सॉरी। ठीक है, फिर आपको सिर्फ एक्सेलरेशन में देखोगे तो वो हो गया नेगेटिव के बाई एम, नेगेटिव के बाई एम स्केलर प्रोडक्ट्स हो गए आपके एक्स वेक्टर। ठीक है, अब क्या इसके आगे क्या करना होता है, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर कैसे लिख लिया। हाँ सही बात है भाई, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर कैसे लिख लिया लोगों ने, नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है मेरे को, रुक जाओ ज़रा। एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होती है, हाँ ये बात तो मुझे पता थी। ठीक है, अच्छा ओके, अच्छा ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। ये एक्चुअली देखो कायदे से इन एन आइडियल वर्ड ये हमें डिराइव करना चाहिए था, क्योंकि हम डिराइव नहीं कर पाए तो विल हैव टू डू इट अगेन। मतलब हमें यहाँ से याद करना है, फिर वापस से इस क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ेगा, देन हम लोग कहीं किसी कॉन्क्रीट जगह पे पहुँचने वाले हैं। चलो फिर से ट्राई करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेगेटिव के बाई एम ऑफ एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर, हमारा वो क्या, हमारा लक्ष्य क्या हम लोगों का, हम लोग चाहते क्या है हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ओके। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई, कहाँ लिखी है, के बाई एम, तो ओमेगा स्क्वायर की तो वैल्यू निकल गई। अच्छा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है बाय द वे। अच्छा, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कैसा आया वो पता होना चाहिए आपको। आपको पता है एक्स की वेलोसिटी जो मतलब डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन प्रीटी फेमस, आपको पता होनी चाहिए। cyan, choose a nice color। आ जाओ, आपको आई गेस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का वो तो पता ही होगा ऑलमोस्ट सभी को, एक थोड़ा बहुत तो आइडिया है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए, या चलो ए ना रह के मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मैं ए क्यों लिख रहा था, क्योंकि ए होता है एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू। किस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू, तो किसी भी चीज़ का ग्राफ लेते हो तो ए उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप, तो मैं ए लिख के चलूँ क्या, ए लिख के चलते हैं क्या, या चलो ए लिख के नहीं चल रहा, एक्स लिख के चलते हैं। ठीक है, फिर मैं अगर इसे, आपको पता है कि अगर मैं इसको उसमें कन्वर्ट करूँगा, स्पीड में कन्वर्ट करूँगा, तो मुझे एक बार वो करना पड़ेगा, होल्ड अप। हाँ, तो मुझे एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। आपको पता है कि आप डिस्प्लेसमेंट से अगर आगे निकल के जाना चाहते हो वेलोसिटी तक, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, वो गया वेलोसिटी होगी इक्वल आपकी ओमेगा बाहर आ जाता है ना, ओमेगा एक्स नॉट
फिर साइन बन जाएगा कॉस में, कॉस ओमेगा टी। फिर अगर आपको यहाँ से जाना है, अगर आपको यहाँ से जाना है किस चीज़ में, एक्सेलरेशन में, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप होता है या डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट होती है एक्सेलरेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा और फिर से ओमेगा बाहर आ जाएगा। और हाँ ठीक है, तो ओमेगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और आपको पता है कि ओमेगा ऑलरेडी था तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, और जो कॉस जब डिफरेंशिएट होता तो साइन नेगेटिव साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट हो जाता, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक है, ये होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब मेरे को हाँ तो हाँ तो उसके बाद क्या किया था इन लोगों ने, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम निकाला था। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम कैसे निकालोगे, सही बात है, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। सही बात है। खैर ये चीज़ आई कहाँ से है, ये चीज़ आई कहाँ से, मतलब एक तरीका तो है जो मैं बता सकता हूँ कि ये चीज़ कहाँ से आई है। अच्छा रुको, इतना ठीक है, बता एक ही क्वेश्चन में इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना। आप एसएचएम तक पहुँच गए ना, यहाँ पे रुक जाओ, इसके आगे अभी नहीं बढ़ रहे, यहाँ पे रुक जाओ। आपको एसएचएम की इतनी समझ होनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी है ना, वैसे तो ये मैं विजुअली आपको नहीं समझा रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तो बस मैं आपको एक रफ आइडिया टाइप का दे रहा हूँ। इट्स नाइस, नहीं इट्स नाइस, आई लाइक इट, थैंक यू। हाँ तो ये तो मैं आपको एक मैथमेटिकल अप्रोच दे रहा हूँ, एक मैथमेटिकली लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक विजुअली आपको मैं दे नहीं रहा, मैं आपको विजुअली आपको एक व्यू नहीं दे रहा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। एसएचएम का एक मैथमेटिकल अप्रोच दे रहा हूँ मैं। बेटर ये रहेगा कि मैं आपको विजुअल देता, लेकिन अभी वी डोंट हैव दी टाइम फॉर दैट। चलो, पार्टिकल की टोटल एनर्जी ई दे रखी है जो कि किसी न किसी पोटेंशियल एनर्जी वाले रीजन में है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन। आपको पता है कि ऐसे कोई पार्टिकल वार्टिकल लो ना, तो उसकी दो एनर्जी है, आप मतलब ये पार्टिकल है उसकी दो एनर्जी तो है जो नोटिसेबल होती है कि हाँ भाई ये एनर्जी है जिसके बारे में मुझे ध्यान देना है। तो पहली एनर्जी हो जाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हो जाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको हो जाएगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक आई गेस अगर किसी को कुछ भी नहीं आता होगा तब भी वो यहाँ तक तो फिगर आउट कर सकता है अपने आप पर। दिक्कत आ गई है ना, दिक्कत चल के आती है आगे 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 क्या होगा इसके। होल्ड अप वेट अ मिनट, कलर सेट करना था मेरे को। ओके सो टोटल एनर्जी दे रखी है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। तो अपोलॉजीज फॉर द इंटरप्शन, एज आई वाज सेइंग, आपके पास कोई पर्टिकुलर टोटल एनर्जी है। अब इस पार्टिकल में अब ये घूम रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ के ही होगी, कुछ ना कुछ पी ही होगी। क्या पता के ही ना हो, वैसे घूम रहा है तो होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी पचकानी चीज़ें दे रखी हैं, यू विल अभी पता चल जाएगा। अब टोटल एनर्जी ना फॉर सम रीज़न ऐसा होता है कि टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव। ठीक, टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव। ये चलो आपको पोटेंशियल एनर्जी याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी होती है ज़्यादातर यहाँ पे आती है नेगेटिव पार्टिकल के केस में, कि तुम जितना पास लाओ उतनी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में बढ़ती चली जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है जब बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ये। आई डोंट नो क्या लॉजिक है इस बात का, बट है ऐसा कुछ तो है ऐसा। इस वाले लॉजिक से नहीं, इस वाले लॉजिक से चलना है, इसको पकड़ के चलते हैं। तो अब ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव ही होगी। तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आपने नेगेटिव चीज़ में थोड़ा सा उसको ऊपर लाए पॉजिटिव ऐड करके, तब जाके टी ई बना।
तो टी ई मैग्नीट्यूड के टर्म्स में तो बड़ा होगा इससे, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में भी क्या, सॉरी टी ई नहीं, यहाँ पे सिर्फ ई दे रखा है। एनर्जी बड़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी से, यू ऑफ एक्स से, ज़ीरो भी हो सकती है या ज़ीरो भी हो सकती है, क्या पता के ई ज़ीरो हो भाई, क्या पता। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए सी, सी है, ठीक है। अब ज़ीरो क्यों होगी इस केस में, तो मुझे नहीं लगता ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन बाकी केसेस में मान लो बस ऐसे खड़ा हुआ है, वो चल वल नहीं रहा, तो उस केस में ज़ीरो हो सकती है ना। फेज़र वाली चीज़ हटाओ जल्दी से। ये आता नहीं है, हाँ चलो। एक वर्टिकल स्प्रिंग दे रखा है आपका, फोर्स कांस्टेंट किया उस पर, टेबल पे है, ठीक है, टेबल पे ऐसे लगा हुआ है, ये रही टेबल, ये रही टेबल, इसके ऊपर आपका स्प्रिंग लोडेड है पूरा। आपने ऊपर से बॉल गिराई, ठीक, ऊपर से बॉल गिराई, वो गिरा, कुछ डिस्टेंस गिरा, वो एच डिस्टेंस गिरा, और उसने थोड़ा सा दबा दिया इसको, थोड़ा सा यहाँ तक मान लो, या चलो यहाँ तक मान लो, ये दब गया, ठीक है, ये दब गया। अ बॉल ऑफ, ठीक है, द वर्क नेटवर्क डन इन द प्रोसेस इज। अब यहाँ पे ना पहले तो देखो कौन कौन लोग, कौन कौन फोर्सेस आपके, मतलब आपको कौन कौन फोर्सेस यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं थ्रू आउट द टाइम, एक टाइम पे नहीं, मतलब पूरे आपकी पूरी एक्टिविटी में। चलो पहले सबसे पहले विजुअलाइज करो, इसको गिरा, इसको यहाँ पे आपने होल्ड कर रखा था, गिरते ही क्या होगा, तो यार गिरते ही सबसे पहले तो इस पर कौन सी फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, कुछ काम करेगी, जीरो भी हो सकता है वो, लेकिन कुछ ना कुछ काम करेगी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस। अब देखते हैं कौन कौन, क्योंकि नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क होता है आपका टोटल वर्क, कौन कौन वर्क कर रहा है, तो पहली चीज़ तो हमें मिलेगी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, वो पूरे रास्ते यहाँ भी काम करेगी, यहाँ भी काम करेगी, यहाँ पर भी काम करने वाली है। जैसे ये इस पर आएगा, बॉल है, कंप्रेस कर देगी स्प्रिंग को, स्प्रिंग खुद कंप्रेस हो रहा है, कायदे में कुछ काम नहीं कर रहा है, उल्टा काम ले रहा है वो, लेकिन फिर भी नेगेटिव काम कर रहा है वो, नेगेटिव काम। खैर मैं अभी के लिए बस ये देखो, स्प्रिंग काम कर रहा है और ग्रेविटी काम कर रही है, दो लोग काम कर रहे हैं। ग्रेविटी ने कितना काम किया जी, ग्रेविटी ने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पूरा बोलो, तो उसने mgh का काम किया, यहाँ से स्टार्ट करके h प्लस डी, ये यार यहाँ तो लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या अगर स्प्रिंग काम कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ग्रेविटी काम करना बंद कर देगा, ग्रेविटी तो लगेगी, जब तक कि वो ज़मीन पे नहीं आ जाता तब तक ग्रेविटी काम करेगी उस पर, इनफैक्ट ज़मीन पर भी काम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो काम हो गया उसका mg, और पॉजिटिव काम ही है, क्योंकि क्यों पॉजिटिव काम कैसे है, फोर्स किधर, इधर, खुद भी किधर जा रही है बॉल, इधर ही जा रही है, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो mg h प्लस डी हो गया, पहला काम हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे आप बात करोगे तो चेंज इन क्या आता है, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होती है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मेरे हिसाब से कुछ ऐसी होती है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एनर्जी लग रही है इस पर, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, और सॉरी नेगेटिव भी होगा यहाँ पे, शायद नेगेटिव भी होगा ना, होना तो चाहिए, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, चलो नेगेटिव मान के चल रहे हैं, ऐसे वो लेता है। स्टार्टिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, ये ऐसे ही पड़ा हुआ था ज़ीरो, तो स्टार्टिंग की पोटेंशियल एनर्जी है ज़ीरो, और ये वाला नेगेटिव, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव ऑफ, एक्चुअली हो जाएगा, कलर चेंज करना दो रुको, ये हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव ऑफ, और ये इसका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव, यही वाला नेगेटिव है, ध्यान रखना, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर कह रहा था ना मैं, हाँ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। आगे बताओ, तो कितना हुआ यहाँ पे, कितने दबा वो, कितना दबा दबा वो डी डिस्टेंस तक दबा है वो, तो नेगेटिव ऑफ हाफ के डी स्क्वायर, तो ये घुमा फिर आके हो जाएगा, अगर अच्छे से मैं लिखूँ, साफ से लिखूँ, एम जी एच प्लस डी माइनस के डी स्क्वायर बाई टू, मेरे हिसाब से तो ये होगा, बाकी हो सकता है ये ना भी हो, ए ये आंसर, लेट्स गो इजी। इजी है, ठीक है, चलो कंस्ट्रेंट हमने किया नहीं है,
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज इफ वर्क डन बाय, ओहो हो, पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी जब वर्क डन मेरे हिसाब से अपॉन द सिस्टम होना चाहिए, हाँ अपॉन द सिस्टम होना चाहिए बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ए, फिर से उल्टा कर दिया मैंने ये वाला। मैं जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, मेरे को थोड़ी बहुत मेरा हाथ टाइट है इस वाले मामले में, पोटेंशियल एनर्जी वाली, मतलब मैं एब्स्ट्रैक्टली सोच नहीं पाता हूँ इसके बारे में। चलो कोई बात नहीं, इसे देखते हैं कि बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम काम करेगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए, सिस्टम काम करेगा अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ। अब ये वही है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नहीं याद होता मेरे को, ये रीड कर लो मैंने तो। अब ये देखो, ये वो आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट आ गया यहाँ पे, जो भी होता है रोटेशनल मोशन का पार्ट आ गया। मैंने स्टार्ट किया था, अभी तक मैं 2 ही लेक्चर कर पाया हूँ, मैंने इनफैक्ट 4 दिन पहले स्टार्ट किया था। मैंने सोचा था इन 4 दिनों में अच्छी खासी वीडियोस बन जाएंगी, तो मेरे हिसाब से मुश्किल से 4 वीडियो ही निकल पाई हैं, जो कि इट्स नॉट अ गुड साइन। कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, होता रहता है। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस cause of change in rotational state of motion, mass and distribution of mass, axis of rotational, क्या क्या दे रखा है सर, m1l² t², हाँ अरे मैं भूल गया था। हाँ ये क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में 2-3 चीज़ें लिखी हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन के लिए, इनर्शिया तो किसी के भी ले लो, किसी भी चीज़ को रोकने में, अगर वो कोई भी चीज़ ट्रांजिशनल मोशन में है, ठीक है, कोई भी ट्रांजिशनल मोशन में, सॉरी, सीधा चल रही है, सीधा चल रही है, ठीक है, आपको दिखेगा दूर से कि वो चल रही है, आगे चल रही है, तो वो तो इनर्शिया हो गया। उसको रोकने के लिए, सॉरी, वो अपोज करेगा रुकना या चलना, अगर रुका हुआ है तो अपोज करेगा, अपोजिंग स्टेट ऑफ मोशन अपोज करेगा उसे, तो आप इनर्शिया कह दो, न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन। अगर एक चीज़ लट्टू है, लट्टू अगर सही से घुमा दो तो एक ही जगह घूमेगा, ऐसे गोल 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 घूम रहा है वो। अब वो कायदे से कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं रहा है, इधर से इधर नहीं जा रहा, इधर भी नहीं जा रहा, आगे भी नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, पर फिर भी उसको रोकने के लिए जान तो लगती है, उसे पकड़ना तो पड़ेगा, अपने आप तो रुकेगा नहीं वो, अगर परफेक्टली उसमें है तो, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे है तो जान तो लगेगी। तो उसे ही कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो टेंजर है, मतलब टेंजर होता है, टेंजर क्या होता है, टेंजर होता है, देखो ऐसा है कि उसमें कैप होता है, उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं कहूँगा मैं, ऐसे चलो टेंजर छोड़ो, स्केलर ही मान लो उसे, मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में नहीं डिपेंड करता। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंजर इन, वो देखो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, लेकिन उसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स डिपेंडेंट फोर्स दे रखी, फोर्स डिपेंडेंट, अपोजिशन डिपेंडेंट फोर्स है। पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स क्या होती है, वैसे तो फोर्स होती है, देखो क्या देते हैं 5 न्यूटन की फोर्स है। पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स क्या होती है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे फोर्स ऊपर नीचे होती रहेगी। एक सेकंड रुको, जैसे जैसे आप अपनी पोजीशन बदलोगे ना, वैसे वैसे क्या होगा कि जैसे जैसे आप पोजीशन बदलोगे वैसे वैसे आपकी फोर्स भी बदल जाएगी आपकी पोजीशन के साथ साथ। चलो वर्क डन बता दो। तो इसमें ना वर्क डन का बेसिक फार्मूला सबको पता है। वर्क डन का बेसिक फार्मूला होता है जो आपने 10th में ही पढ़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये याद भी रहता है। लेकिन ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब कि ये दोनों की, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। 10th में ये फार्मूला हमने इसलिए 10th में पढ़ा था, ये बिल्कुल कंप्लीट फार्मूला नहीं है, ये हमने 10th में इसलिए पढ़ा था, क्यों, क्योंकि हम मान के चल रहे थे उस समय थीटा बराबर 0 है। थीटा बराबर 0 का मतलब जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आप चल भी रहे हो। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हम मान के चलते हैं फोर्स कांस्टेंट है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। उस समय आसान कैलकुलेशन के लिए हम ये 2 चीज़ें मान के चल रहे थे। वैसे होता है फोर्स वर्क डन होता है F.D cos थीटा का इंटीग्रेशन। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आपको थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए, नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं। 7 - 2x + 3x², 7 - 2x + 3x² dx, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो गया 7x - 2x² / 2 + 3x³ / 3
सिंप्लीफाई करें तो ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये हो गया 7x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। लिमिट्स लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं 5 to 0। लिमिट पहले लगाते हैं बाद में लगाते हैं, यहाँ लगा के देखते हैं। हो गया 35 माइनस 50 प्लस 125 15 100 क्या हो गया, 135 हो गया है। ठीक है, इजी है, इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत सीख लो, इतना मुश्किल नहीं है। फाइंड आउट MOI अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये एक मास है, ये दूसरा मास से अटैच है, पॉइंट मास मैं मान रहा हूँ। एक रॉड से अटैच है या कोई मासलेस रॉड मान लो, नहीं तो हमारे आंसर पे फ़र्क पड़ जाएगा ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही है कि लाठी हो हमारे को कितनी जान लगेगी आपकी कलाइयों में, कलाइयों का इस्तेमाल करो, कलाइयों का इस्तेमाल करो, और लाठी रोकने में कितनी जान लगेगी, बैट रोकने में कितनी जान लगेगी आपको, वही होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास है कहाँ पे एग्जैक्टली। इसका एक फार्मूला, सेंटर ऑफ मास तो देखो वो वेक्टर है तो उस पर तो ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, बट यहाँ पे इतना क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना मुश्किल नहीं होता। तब भी लेक्चर कंप्लीट हुए नहीं मेरे अभी तक। चूज अ नाइस कलर, स्पेक्ट्रम के एकदम एंड पे जाऊंगा मैं। बिल्कुल ही पिच ब्लैक उठा लूँ क्या कुछ। हाउ इज दिस लुक्स नाइस। ठीक है, ये रहा आपका सेंटर। चलो पहले इनकी सुन लो। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, R1 निकालना अपना M2R1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके रुक जाओ एक सेकंड, इसे थोड़ा सीधा बनाना है तो पहले मेरे को। तो दो बॉल हैं आपकी, एक बॉल ये रही, ठीक है, जो कि जॉइंट है इस बॉल से, दूसरी बॉल ये रही, और एक सेकंड, ये हो गया 0,0। मान के चलो कि ये 0,0 आपका ओरिजिन है। अब आपसे वो कह रहा है कि क्वेश्चन डिमांड करता है कि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई वैल्यू बताओ। पहले बात तो आप फिर से समझ लो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। लट्टू घूम रहा है या चलो बेब्लेड घूम रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे घूमेगा, आपके दिमाग में इतना तो आइडिया होगा कि घूमता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। अब आप जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अब बेब्लेड रोकने की कोशिश करोगे, आप सीधा सीधा उस पर, बेब्लेड घूम रहा है ऐसा गोल गोल, आप सीधा सीधा उस पर अपना हाथ डालोगे और उसको रोक लोगे। आपको इतना कुछ फील नहीं हुआ कि मतलब इतना आपको कुछ फील नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि उसमें कुछ खास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। बट कोई और भारी चीज़ अगर गोल 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 घूम रही है, आपको पता है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि भारी, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। देखो ऐसे ये इस चीज़ में आपको ना, समझने वाले को समझ गए होंगे अभी तक मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बट अगर कोई नहीं भी समझा ना, मेरी गो राउंड होता है ना प्ले एरियाज़ में, मेरी गो राउंड होता है, मेरी गो राउंड होता है, ऐसा गोल गोल सा होता है, उसको ना पकड़ने में आप हेजिटेट करोगे। नोटिस आप उसे, अगर वो घूम रहा होगा ना तेज तेज, आप उसे हेजिटेट करोगे पकड़ने में। वाई? बिकॉज यू इंटुइटिवली नो कि उसका MOI बहुत ही ज़्यादा है, MOI बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है और उसकी स्पीड भी मतलब कम भी है, तब भी उसका मास बहुत ज़्यादा है। तो आपको देखो इंटुइटिव सेंस है आपके दिमाग में ना, ऑलरेडी साइंस की सेंस होती है। साइंस कोई नई चीज़ नहीं है, साइंस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्स व्हाट यू नो ऑलरेडी। साइंस जस्ट एक्सप्लेन्स व्हाट यू नो ऑलरेडी। किसी भी मतलब एक एवरेज आदमी में इतना दिमाग होगा कि कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ तेज़ घूमता हुआ मेरी गो राउंड, जाके देख लो, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं मैं तो पकड़ लूँगा, वहाँ जाओगे ना, एक आपके अंदर इंटुइटिव सेंस होगी भाई मत पकड़ इसे, चोट वोट लग सकती है तेरे को, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि उसका MOI बहुत ज़्यादा है। बस आपको कभी आपने उस चीज़ को वर्ड में नहीं कहा MOI होता क्या है, तो वही चीज़ है MOI। अब बहुत ज़्यादा है बहुत कम है वो पता,
वो पता लगाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये फार्मूला। और एक और चीज़ नोटिस करना, किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा हो, उससे मतलब नहीं है मेरे को। मैं चाहूँ तो अपना हाथ मतलब मैं उसे ऐसे भी रोक सकता हूँ कि मैं अपना हाथ यहाँ से लाया और मैंने पकड़ा ऐसे और रोक दिया, और मैं चाहूँ तो ऐसे भी रोक सकता हूँ। वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मैं इसी डायरेक्शन में अपना हाथ पकड़ के रोक दूँ। अगर मेरे में इतनी जान है ना तो वो तुरंत रुक जाएगा। ऑब्वियसली मेरे हाथ में चोट लग जाएगी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ घूम रहा है तो, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो टाइम के मतलब वो छोड़ो, उससे वो मैटर नहीं करता। मेरे कहने का मतलब है आप किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन लेस हो गया अब, वो किसी भी डायरेक्शन में पकड़ लो उसे, रुक जाएगा वो, वहीं थम जाएगा वो। समझ गए ना मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो आपको एक इंट्यूटिव सेंस ऑलरेडी है एमओआई की। ये मैं मास 1 मान के चल रहा हूँ और ये मैं मास 2 मान के चल रहा हूँ। अब आते हैं वापस इस पे आते हैं। मैं मेन क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? हाँ, पहले हम मोमेंट ऑफ वो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कि बीच में कहाँ, बीच में कहाँ रखना है इसको, मतलब बीच में कौन सा मास मान लेता हूँ मैं। चलो R1 हो गया, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस, डिस्टेंस फ्रॉम दिस हो, ये हो गया R1 डिस्टेंस, और ये हो गया R2 डिस्टेंस। या चलो अभी R1 ही देखो, R1 डिस्टेंस हो गया सेंटर ऑफ मास के लिए, R1 डिस्टेंस हो गया एक्चुअली में M2। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं। R1 डिस्टेंस हो गया, M2 क्या है, M2 R है इसके बीच का टोटल डिस्टेंस R, ठीक है, इतना ध्यान रखना, इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस है। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अस मूवमेंट हो गया जी। मैंने भी ये सेंटर ऑफ मास वाला स्किप करके मैं सीधा इस पे आया हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की मेरे थोड़ी बहुत इंटुइटिव अंडरस्टैंडिंग मेरे पास ऑलरेडी थी। चलो और R2 हो गया आपका, R2 हो गया आपका M1R, M1 प्लस M2। मैं इसे एक्सप्लेन करने का अटेम्प्ट भी नहीं करूँगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। M1 प्लस M2, मैं बस इसे अभी सर की उस पर ले लेता हूँ, वर्ड पे ले लेता हूँ, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि सर क्या कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इनर्शिया ऑफ दिस प्लस दैट। और अच्छा देखो, एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ना ये फार्मूला होता है mr²। m आपका मास, r हो गया आपका कितना डिस्टेंस है आपके सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है कि देखो मैंने क्या किया, मैं अब ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, जो मैं कर रहा हूँ वो लिटरल सेंस में करता हूँ। यूजुअली हम लोग एब्स्ट्रैक्ट सेंस में ही रखते हैं उसे, तो यूजुअली हम लोग एब्स्ट्रैक्ट सेंस में ही रहता है। जैसे हम लोगों का ये हमने एक अपैरेटस बनाया, मैं फिर से बता देता हूँ क्या है कि एक मास ये रहा, एक मास ये रहा, दो मास है आपके पास। दोनों के दोनों का मैं कुछ सेंटर ऑफ वो सॉरी एक लाइन ले लेता हूँ बीच की, ठीक है। ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं एक मासलेस उससे, रॉड से। रॉड क्यों, स्ट्रिंग क्यों नहीं ले लेते? स्ट्रिंग ले लोगे तो ये गिर जाएगा और ये ऐसे गिर जाएगा, समझ रहे हो ना? फिर ये अपैरेटस नहीं रह जाएगा। हम लोगों को ये डिस्टेंस मेंटेन करना है R1 मासलेस ही। क्यों? क्योंकि फिर वो इंटरफेयर कर देगा हमारे सेंटर ऑफ मास से भी इंटरफेयर कर सकता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तो करेगा ही करेगा। क्योंकि फिर सोचो आपको ये भी रोकना है और ये मास का भी सॉरी रोड का भी मास इंक्लूड करना पड़ेगा। बस इतना समझ लो, मासलेस रॉड लेनी है आपको, ठीक है। उसके ऊपर मैंने अभी तो मैं लिटरली एक डंडी रख रहा हूँ यहाँ पे, सच में एक डंडी रख दी मैंने यहाँ पे, एक डंडी रख दी और फिर मैं उसे ऐसे गोल 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 घुमा रहा हूँ उसे। वैसे यूजुअली हम लोग एब्स्ट्रैक्ट सेंस में रखते हैं, ये सेंटर ऑफ मास है। यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट सेंस से मेरा मतलब मन गढ़ंत एक डंडी बना लेता है, लेकिन अभी मैं लिटरली कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ, समझ रहे हो ना? चलो तो अब वो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता है mr²। ये डिराइव नहीं कर रहे हम लोग, फॉर सम रीज़न हमने नहीं किया कहीं भी डायरेक्ट। और r होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस है ना, एक्सिस है। एक्सिस अगर आप भूल जाओ तो ग्लोब होता है ना, ग्लोब एक्सिस पे नाचता रहता है, जो ग्लोब टॉय ग्लोब्स होते हैं एक्सिस पे नाचते रहते हैं। खैर डजेंट मैटर, ये गोल 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 ऐसे 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 गोल 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 घूम रहा है। जैसे कि अरे ऐसे नहीं करते थे, पेंसिल ले ली आपने, उसके ऊपर इरेज़र रख दी, इरेज़र फंसा दी और फिर उसे ऐसे अपने दोनों पाम्स के बीच में ऊपर आगे पीछे कर रहे हो फॉर सम रीज़न, डजेंट मैटर। ये आपको अपरेटस समझ के आ गया होगा अभी तक, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू।
फिर वो हो गया mr²। अब आपको दिक्कत आती है मास, तो चलो ठीक है आपको पता है मास तो आप निकाल लोगे। दिक्कत आती है ना आपको, मोस्टली दिक्कत लोगों को यही आती है कि ये R1 कैसे निकालता है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालना है। तो वो सेंटर R1 भी ले सकते हो, लेकिन एक्चुअली जब आप फार्मूला निकालने जाओगे ना, ओवरऑल फार्मूला निकालने जाओगे एज अ होल, चलो मैं फार्मूला निकाल के दिखा देता हूँ, तो आपको पता चलेगा मैंने इतनी मेहनत क्यों करी। क्योंकि देखो लिखने को मैं क्या लिख सकता था, लिखने को मैं लिख देता आई बराबर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल चीज़ है, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल हाँ ठीक है। इनफैक्ट ये ज़्यादा जगह पे अप्लाई हो जाएगी, बट मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ अब मैं बताता हूँ। m1 रुक जा, m1 m2 रुक जाओ एक सेकंड। R1 की जगह मैं ये सेंटर ऑफ मास वाली चीज़ को यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको ना दिक्कत हो रही है कि ये सेंटर ऑफ मास वाला फार्मूला कहाँ से आया, कोई बात नहीं, होता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि जाके कोई वीडियो देख लो, वरना अभी के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओ और पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो, उसके बाद सेंटर ऑफ मास कर लो। करने में क्या मतलब, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, करने को कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, ये हो गया R1 स्क्वायर हो गया आपका m2 r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरी जगह हो जाएगा m1 r m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब आप नोटिस करोगे ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी साइड भी न्यूमरेटर में भी सेम चीज़ और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ हो जाएगी। बट ये यकीन नहीं हो रहा, तो नहीं सेम तो चीज़ नहीं होगी, रुक जाओ। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे सेम चीज़ तो नहीं होगी, बट एक चीज़ कर सकते हो आप, मतलब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। अगर आप नीचे आते हो, इसको नीचे आके थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा m1 एक m1 और एक m2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा m1 नहीं, रुक जाओ, m1 m2 यहाँ पे m1 m2 r स्क्वायर ले लो, एक काम करो पूरा ही कॉमन ले लो, m1 m2 r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी। एक ही बात है, उल्टा लिख दिया, उल्टा भी तो नहीं कहूँगा मैं। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला इसे काट देगा होल स्क्वायर को, तो ये हो गया m1 m2 r स्क्वायर, m1 m2 r स्क्वायर m1 प्लस m2। वाई इज़ दिस सुपीरियर? क्या ये हमारा, पहली बात तो ये क्या ये हमारा एंड प्रोडक्ट है, भी चेक करने दो। m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का r स्क्वायर, ये हमारा बिल्कुल एंड प्रोडक्ट है। वाई इज दिस सुपीरियर? क्यों कि यहाँ पे पहले तो ये दिस लुक्स मच नाइसर देन दिस, मतलब दिस नहीं, लुक्स वाइज नहीं, सॉरी दिस डजंट लुक मच नाइसर, बस इट इज़ मोर ईजियर देन दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको R1 और R2 पता होना चाहिए सेपरेटली। यहाँ पे ऐसा कोई झंझट झमेला नहीं है। यहाँ पे आपको बस R पता हो ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता हो। क्यों? देखो मैंने कह दिया इसका निकाल के दिखाओ जी मेरे को, आप मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ आप फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो अगर इस केस में मेरे को पहले सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस निकालना पड़ता और उसके बाद जाके बात कहीं आगे बढ़ती। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, m1 पता है, m2 पता है, m1 पता है, m2 पता है, सब कुछ पता है मुझे। सब कुछ मैं प्लग इन करता हूँ और मेरा आंसर आगे आ जाता है। तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर मेथड है। और इसकी डेरिवेशन वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट याद कर लोगे तो कोई कुछ आपको नहीं कहने वाला। SHM फिर से आ गया, ये एक बार फिर से रिवाइज करके मैं बता देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स होती है वो डेवलप, मोशन है तो मोशन किसी वजह से तो हो ही रही होगी, आप बाहर से दे नहीं रहे हो, फोर्स लग रही है इस पर लगातार। और आपको पता है वो फोर्स बराबर है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ x
जितना दूर जाओगे मीन पोजीशन से उतना ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा आपको खिंचाव आएगा अपनी साइड, मतलब घर की ओर खिंचाव आएगा। और ये आपको पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर नेगेटिव के ऑफ एक्स है, और एक्सेलरेशन बराबर हो जाता है यहाँ पे नेगेटिव के एक्स वेक्टर अपॉन एम, और इसको आप अपेरेंटली ओमेगा स्क्वायर की तरह भी लिख सकते हो, तो टेक दैट एज यू विल। और आपको ओमेगा का पता ही है, ओमेगा का ये चीज़ मे भी आपको ना समझ में आए क्योंकि ये तो मैं सीधा जंप कर रहा हूँ, आपको मे बी यहाँ से कुछ ना कुछ वो मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगी आपको। खैर वो सब छोड़ो, दैट डजेंट मैटर, आगे बढ़ते हैं। ये निकाल ही लिया था हमने, जस्ट अभी निकाला हमने। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड, एक मतलब फोर्स फील्ड में एक पार्टिकल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। आप मुझे बताओ कि अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है तो वो डिस्टेंस कितना है उस पार्टिकल का, डिस्टेंस कहाँ से, डिस्टेंस आई वुड से मतलब आई वुड से ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है उसका, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और ओरिजिन का ग्राफ है ना ये, हमें कैसे पता, इक्वेशन से ही पता चल रहा है। इक्वेशन में दो चीज़ें, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक ये, और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट होती है आपके आर पे, इसलिए आर इंडिपेंडेंट एक्सिस पे। पहली फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, इसे देख के ही मुझे बहुत बुरा लग रहा, तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ मैं। तो एडजस्ट कैसे कर सकते हो आप, ए इज इक्वल टू आर टू द पावर नेगेटिव 2 माइनस बी टू द पावर बी आर टू द पावर नेगेटिव 1। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे वैसे तो इक्विलिब्रियम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है ज़ीरो, सॉरी उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, उसका नेगेटिव का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे नेगेटिव में, तो ये हो गया नेगेटिव 2 ए टू द पावर आर माइनस 3 पॉजिटिव बी टू द पावर आर टू द पावर नेगेटिव, सॉरी बी आर टू द पावर नेगेटिव 2। आई होप आपको डिफरेंशिएशन करना आता हो, नहीं आता तो दिक्कत की बात है। इज इक्वल टू ज़ीरो है ये, तो ये नेगेटिव हो ना हो क्या ही फर्क पड़ रहा है, ये 2 हो जाता है इस साइड को, तो ये हो जाएगा 2 a r टू द पावर नेगेटिव 3 इज इक्वल्स टू बी आर टू द पावर नेगेटिव 2, ठीक है। आपको चाहिए 2a बराबर b हो जाएगा r, कैसे जी, ये आप नीचे ले गए, आर टू द पावर नेगेटिव 2 था, नीचे आर टू द पावर नेगेटिव 3 आया, ऊपर गया तो वो आर टू द पावर पॉजिटिव 3 बन गया, और आपको पता है पॉजिटिव 3 माइनस नेगेटिव 2 इज इक्वल टू जस्ट आर, तो 2a बाई बी हो गया आपका आंसर, ठीक है। 2a बाई बी हो गया आपका आंसर, कुछ खास है नहीं यहाँ पे, इजी है यहाँ वैसे तो चलो जी इसका एम ओ आई बताओ वाई एक्सिस से। पहली बात तो अब आप समझ लो एम ओ आई वगैरह कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस से दे रखा है, ठीक है। तो आप मैं बता देता हूँ, ये जो पूरा जार्गन नीचे दे रखा है ये यूजलेस तो नहीं कहूँगा, ये थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, यूजलेस नहीं है, इसका यूज़ है एक्चुअली में, सॉरी, थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगेगा बट डोंट वरी अबाउट इट, आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। वाई एक्सिस आप ना यूजुअली क्या किया करो ना, दोनों मास को पहले तो जोड़ लो, वाई एक्सिस पे चाहिए ना वो लाइन जानी चाहिए वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब वो दोनों मास ऐसे जुड़ गए, तो आपको अगर एक सेकंड रुको, मैं एक काम करता हूँ ना, एक सेकंड रुको ज़रा, ओहो चलो चलो यार जो भी है, मैं थोड़ी स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कर रहा था, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, इट डजंट इवन मैटर, नाइलिज्म 101। चलो तो अब आपको कैसे कैसे ये पता चल जाए, आपको क्या क्या पता है हमें जी एम1 पता है, हमें जी एम2 भी पता है, और एम1 पता, बस आर पता चल जाए यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या कहता हूँ ना, जैसे ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा बार दिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा बार दिखने वाला है ये ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप एक ट्रायंगल याद कर लो, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 3 2 5,
ये ट्रायंगल आप अब मैं इसे 50 भी कर लूँ तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है यार। 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, आंसर 2500 ही आना है, जो कि 50 का स्क्वायर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एंगल कुछ ऐसे होता है, ये ट्रायंगल ना बहुत ही ज़्यादा बार देखेगा इसके ना मतलब आप यहाँ पे सोचोगे यार ठीक है, मैं यहाँ साइन 53 मुझे तो साइन 53 पता ही नहीं है, कोई टेबल वेबल मिल जाती तो मज़ा आ जाता, नहीं मिलने वाली। ये एंगल बहुत ही ज़्यादा कॉमन वगैरह होता है, तो टेबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस जस्ट ट्रस्ट मी, ठीक है। 20, 30, 50, 53 और 37 दो एंगल तो हैं, और ये दो एंगल आएंगे ही आएंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जैसे यहाँ पे 37 दे रखा है ना, तो ये 53 हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी 53 और ये भी 53 हो तो सकता है, सर कहीं दे लिखा थोड़ी है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ये, नहीं है तो पॉसिबल है, हाँ हाँ, ये भी 53 ये भी 53 हो सकता है आराम से, तो दोनों ही एंगल 53 के हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 53 बड़ा एंगल है तो उसके अपोजिट भी बड़ा वो आना चाहिए, बड़ा नंबर आना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा, जैसे 30, ये एंगल 30 का है, ये एंगल 45 का है, ये एंगल 60 का है, ये एंगल 30 का है, तो देखो जितने एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल 90 का है, उतना खुलता जा रहा है ये, तो उसके अपोजिट भी बड़ी ही लाइन होगी, देख रहे हो ना, लॉजिक देख रहे हो ना, सिंपल लॉजिक है, बड़ी उसकी लाइन भी बड़ी होती जाएगी। बड़ा एंगल, बड़ा नंबर है, इसके पीछे बड़ा एंगल आना चाहिए। 53 के अपोजिट आएगा 30, 20 के अपोजिट आएगा 37, ठीक है, और ये 53 आ गया, तो आपको पता चल गया। ये 20 है, 20 कैसे हो सकता है लेकिन हाइपोटेन्यूज पे, सही बात है हाइपो, ओहो ये तो गड़बड़ की बात है यार। अच्छा रुको, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको बस, ये इस पे आओ ज़रा, इस पे आओ, हाँ ये ठीक है, ये वाला एंगल इस पे यूज़ कर सकते हैं हम, इस पे अच्छा लॉजिक चल जाएगा हमारा। 50 मीटर वाले पे 50 मीटर, ठीक है, ये 50 है हमें। अरे एक्चुअली इसका हाइपोटेन्यूज 20 आ गया ना, यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज 20 आ रहा है, वो मैं चाह नहीं रहा था 20 आ जाए कैसे तैसे, 20 आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज 50 है तो मस्त है, 50 है तो बढ़िया है, ठीक है, आपके पास 50 आ गया यहाँ पे, तो 53 है तो ये तो 30 मीटर होगा, ये तो 30 मीटर है, 53 के अपोजिट बड़ा होगा, ये 20 मीटर हो गया, ये भी 20 मीटर और ये भी 20 मीटर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये 20 मीटर और ये भी 20 मीटर ना, कुछ गड़बड़ है। हाँ तो ये बिल्कुल अपोजिट साइड पे नहीं होंगे ना, हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे हो एक्चुअली में, ये हो तो सकता है, सही बात है। अच्छा वो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये पॉसिबल तो है 30 मीटर। अब यहाँ पे 20 मीटर आ गया, अगर हाइपोटेन्यूज 50 होता ना तो इसी में से मैं कुछ ना कुछ निकाल लेता, सेम टू सेम इसी एंगल में से कुछ ना कुछ निकल जाता, बट नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं। 53 साइन 53 कितना हो गया, साइन 53 देखो यहाँ पे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 20/5। आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये क्या है। मैं चाहे तो सीधे सीधे वैल्यू लगा सकता था, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली मैं आया कहाँ से। 20/50, चलो 20/50 इंटू 20, 20 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 20, 80/5 कितना हो जाता है जी, 80/5 हो जाएगा ये 1, 30, 16, ये हो गया 46 मीटर हो गया ये आपका आंसर, 46 मीटर हो गया। और वैसे आपका आंसर आ जाएगा m1 इंटू m2, m1 m2 कितना है 50 अपॉन m1 प्लस m2 15 इंटू 46 का स्क्वायर। मुझे हल्की सी थोड़ी सी गट फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बट मैंने आपको जो प्रिंसिपल बताया बिल्कुल सही है वो, आई हैव नो डाउट ऑन दैट। सही है भाई, सही है, जो मैंने बताया वो सही है, समझ गया ना कैसे कैसे निकला। 4 4 16 आया था ना मेरा भी, हाँ देखो ये इनका भी 16 आया, मेरा भी 16 आया, ठीक है। तो कोई ऐसा सच घबराने की बात नहीं है, थोड़ा एक्चुअली में कैलकुलेट करते तो घबराने की बात होती है यहाँ पे, तब भी नहीं होती, इसे 45 भी ले लेते तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई कुछ बखेड़ा हो जाता है, इसे 45 भी ले सकते थे आप, तब भी आ जाता आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ बस इतना ध्यान रख के चलना कि कैसे है क्या है, ट्रायंगल से मत घबराओ, ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स आपको याद हो जाएंगे एक टाइम के बाद ना, ट्रायंगल्स आपको याद ही हो जाएंगे, साइन वगैरह सब कुछ याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वेव क्या होती है, 2 काइंड ऑफ वेव बताओ, और फिर थोड़ा बहुत उनके बारे में बताओ। व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रैवल ऑफ एनर्जी, समझ गए।
whip, disturbance like a whip and usually through space and carrying energy. यूजुअली एनर्जी कैरी होती है वेव की फॉर्म में और डिस्टर्बेंस की तरह एक क्या बोलते हैं उसको, विप, चाबुक, चाबुक की तरह ट्रैवल करती है। और डिस्टर्बेंस होती है वो चाबुक की तरह ट्रैवल करती है स्पेस के थ्रू, और एनर्जी भी कैरी करती है भाई, कोइंसिडेंटली एनर्जी भी कैरी करती है ऑन द सेम एक्सिस। घंटा भर हो गया, आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक। दो टाइप के होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव और कंप्रेशन वेव। इसका MOI निकाल के दिखाइए, तो इसमें MOI निकालना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना, इसका ना ये एंगल दे रखा है, इसका बेसिकली आपको MOI पता है ना आपको। आप देखो, आप खुद दिमाग लगाओ। आपने एक डंडा पकड़ा है, ठीक है, आपने एक डंडा, पहले आप ये आप हो, आप खड़े हुए हो, ने डंडा पकड़ा है बाहर से, बाहर का कोई अपना नहीं, बाहर है, और आप अब उसको अलग अलग तरीके से होल्ड कर रहे हो। एक केस में आपने उसको ऐसे होल्ड किया है और एक केस में आपने उसको ऐसे होल्ड किया है। अब ज़्यादा बताओ कि ज़्यादा मुश्किल कौन कैसे होगा। उस डंडे को गोल गोल अगर आप घूमोगे तो उस डंडे को, या इनफैक्ट आपको पूरे को एज अ होल, ज़्यादा मुश्किल कहाँ होगा रोकना। ज़्यादा आपकी रोटेशनल इनर्शिया कहाँ आएगा आपका, इनर्शिया ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आपका कहाँ आएगा। तो अगर आप थोड़ा भी इंटुइटिव सेंस है ना, तो आपको आपको इनफैक्ट चलो यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा ना, अगर ये भी बात आपको क्लियर नहीं हुई तो बिल्कुल ही ऐसे कर लो। यहाँ पे क्या होगा, आपको तुरंत रोक सकता है कोई। आपको क्या, आपके डंडे को तो एटलीस्ट कोई भी रोक सकता है, समझ गए हो ना, डंडे को तो ऐसे कोई भी रोक सकता है। बाकी ऐसे घुमाने में अगर बिल्कुल ही लिटा दूँ तो मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है, मैटर करता है कि लेटा हुआ कितना पार्ट है, समझ रहे हो ना, लेटा हुआ पार्ट कितना है। तो यहाँ पे लेटा हुआ पार्ट निकालोगे अगर आप, जो कि ये वाला होगा कायदे से, ये वाला पार्ट होगा या ये वाला पार्ट होगा, रुक जाओ, अगर यहाँ पे आप लेटा हुआ हिस्सा निकालना चाहते हो अपने डायग्राम का, तो यहाँ पे हो सकता है भाई, यहाँ पे लेटा हुआ हिस्सा आपका ये भी हो सकता है, और लेटा हुआ हिस्सा आपको ये भी मान सकते हो चाहो तो, डिपेंड करता है कौन सा एंगल ये लोगे। तो फिर ये वाला 90 - थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। डजेंट इवन मैटर यार, डजेंट इवन मैटर। देखो पहले हम लोग पहले हम लोग दो अलग अलग मास से खेल रहे थे, अब ये पूरा का पूरा एक ही मास है, तो ये ज़्यादा आसान हो गया। देखो कायदे से देखा जाए तो ये हो गया MR अब R का यानी कि इसका ML मान लो, चलो ML मान लो, ML इसका लेटा हुआ हिस्सा निकालना आपको, ठीक है। तो लेटा हुआ हिस्सा यहाँ से 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा लेने पड़ेगा, तब भी साइन थीटा आएगा। या तो आप सीधे सीधे ये वाला हिस्सा भी ले लो, तब भी L साइन थीटा ही आएगा, L साइन थीटा। कॉस थीटा मत कर देना, एंगल का ध्यान देना। तो ये हो गया ML² sin² थीटा, समझ गए। ML² sin² थीटा, यहाँ 1/3 आ गया क्योंकि रॉड के साथ ऐसा ही होता है, रॉड में M/3 होता है। चिंता मत करो अगर आपको समझ में नहीं आया तो। चलो ये भी ड्राइव करके भी बताता हूँ मैं, ठीक है, ये भी ड्राइव करके भी बताता हूँ। लेते हैं थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक, और फिर वापस से ना हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय। ठीक है ना भाई, लग गया टाइम वापस आने में, गलती इंसान से होती है। सुन तो लो यार, जा कहाँ रहे हो, सुन तो लो मेरी बात। हुआ क्या, मैं खाना खाने बैठ गया था, और फिर एक्चुअली मेरी फिल्म मेकिंग सोसाइटी जो है मतलब मेरी नहीं है, जिस कॉलेज में मैं जाता हूँ उस कॉलेज की एक फिल्म मेकिंग सोसाइटी है। आई डोंट नो दे इवन मेक फिल्म्स और नॉट, यू नो, फिल्म्स, आई गेस आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा। फिल्म्स मुझे पता भी नहीं, वो बनाते हैं नहीं बनाते है, मतलब है। तो उसका GD हो रहा था, ग्रुप डिस्कशन। तो मेरा स्लॉट 6 बजे का है। दे डिडंट इवन स्पेसिफाई 6 AM या PM। इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस कि PM की ही बात कर रहे होंगे, बट फिर भी भाई ये कोई बात थोड़ी होती है। चलो अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा, तो भाई इससे GD से तेरे लेट होने का क्या लेना देना। अरे तो मुझे लगा ना कि हो सकता है अभी हो जाए, क्या पता। और मैं सोच रहा था थोड़ा सो भी जाऊँ, फिर मैं सोया नहीं क्योंकि क्या पता हो जाए, और मैं मतलब ज़्यादा सो जाऊँ, तो इसीलिए।
यार ये लोग ना घूमने उमने जाते हैं, और मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ये लोग मतलब कैसे घूमने उमने जा भी रहे हैं, किसके पैसे पे जाते हैं। हम थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे, हमने अभी तक कैसे क्या क्या देख लिया, कैसी कैसी कंडीशंस देख ली, ऐसे बॉल्स झूल रही हैं और यहाँ से आप घुमा रहे हो, बीच से सेंटर ऑफ मास से घुमा रहे हो, वो वाला MR स्क्वायर देख लिया हम लोगों ने। फिर आपने एक रॉड घुमाई, बिल्कुल कोने से घुमाई थी, ऑल्दो ये वाला जो सिनारियो था ये वाला बिल्कुल यहाँ से घुमाई थी। अगर ये रॉड सीधी होती तो मेरे को बता के दिखाओ कैसा क्या सीन होता। ये है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे आप MR स्क्वायर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मुझे बस इतना बता दो कि ये इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से घुमा रहे हो आप, ठीक है। कलर चेंज करने दो यार। आप घुमा रहे हो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब बस मुझे इतना बता दो कि ये मतलब कि इसको आप MR स्क्वायर क्यों नहीं मान सकते। इसका मास है और इसकी जो पूरी लेंथ है, देखो इसका मास भी दे रखा है, इसकी लेंथ भी दे रखी है ना। क्यों नहीं आप यहाँ MR स्क्वायर यूज़ नहीं कर सकते, क्यों आप MR स्क्वायर यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हो, बता दो क्यों, ऐसा क्या है इस कंडीशन में। हमने यहाँ पर तो यूज़ कर लिया, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों आई हैं। जब हमारे पास एक पॉइंट मास था सर्कल का, तो हमने इतनी दूर पर यूज़ कर लिया। अब अगर ये पॉइंट मास नहीं रहा, ये सीधा हो गया ये, तो आप मना कर रहे हो कि जी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है। थोड़ा पॉज करो, बस इतना सोचो। MR स्क्वायर में M क्या है, मास है ठीक है, आई गेस मास में कोई तकलीफ नहीं होगी, मास इधर भी M है ऊपर भी M ही था। R क्या है, R है रेडियस ऑफ द मास फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द सेंटर। यार लेकिन यहाँ तो मास यहाँ से लेके यहाँ अगर आप मास देखोगे तो बड़ा फैला हुआ मास है यार, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा मास ही तो मास है ये देखो, ये पूरा का पूरा मास है, नहीं है। हाँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया, उससे फ़र्क ये पड़ गया कि तुम फिर क्या क्या कह सकते हो, तुम कौन सा डिस्टेंस लोगे। तुमने ये मास का हिस्सा ले लिया, ये वाला डिस्टेंस लोगे, ये मास का हिस्सा ले लिया, ये वाला लोगे, क्या लोगे, कौन सा वाला ले सकते हो आप। तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता, आप इनमें से कुछ भी नहीं ले सकते हो। तो आप इनमें से कुछ नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई अलग अलग छोटा आपका मास, चलो आपने इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मास ले लिया, और आपको पता है जब चीज़ें चेंज होने लगती है ना, जब R की वैल्यू देखो चेंज हो रही है, लास्ट में जैसे ग्राफ में वैल्यू चेंज हो रही थी, तो क्या किया था सब लोगों ने, हैं क्या किया था भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करी थी। तो सेम चीज़ यहाँ करनी है आपने, यहाँ पे भी एक छोटा सा हिस्सा ले लो, DM, ठीक है, DM ले लो। पहले तो एक सेकंड रुको हाँ चलो DM ले लिया आपने, DM ले लिया, DM डॉट R जो भी डिस्टेंस रहा होगा, DM डॉट R स्क्वायर का पूरा इंटीग्रेशन, ताकि यहाँ वाला DM फिर इसका R, इसका अपना R, यहाँ वाला DM इसका अपना R, DM यहाँ का अपना R। मेरे हिसाब से R भी नहीं लेना, यहाँ कुछ और ही लेना है। क्या लेना है यहाँ पे, अच्छा DM ही लेना है। खैर अब इस चीज़ से वैसे आप यहाँ तक तो पहुँच गए, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन इस चीज़ को अगर आपको आगे बढ़ना है, इस स्टेप से अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ये चीज़ दिमाग में लानी पड़ेगी कि एक ना लीनियर डेंसिटी नाम की चीज़ होती है, वो होता है मास, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ R, ठीक है। और इसकी अब क्योंकि वही लीनियर डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी तो उसका कहीं से भी हिस्सा ले लो सेम ही होगा। क्या मतलब, मेरा मतलब है ये ऐसी प्रोडक्ट है, मान लो आप लीनियर डेंसिटी है, किसी छोटी सी जगह का भी लोगे ना, DM/dr का भी लोगे, तब भी वो लैम्डा सेम ही आएगा, लैम्डा आपका सेम ही आने का है। लीनियर डेंसिटी हो गया मास अपॉन R का ग्राफ मान लो, देखो लैम्डा क्या होता है, इस केस में लैम्डा M/R है, और वो स्लोप के बराबर है, स्लोप हर जगह सेम है। ऐसा तो ग्राफ है नहीं, ऐसा अजीब सा ग्राफ है नहीं, या ऐसा ग्राफ तो है नहीं, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ग्राफ ऐसा सेम है, ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो मास इंक्रीज होता जा रहा है, सॉरी मतलब यहाँ पे ज़्यादा भारी है, यहाँ पे कम भारी है, ऐसा कुछ नहीं है, भारी सब कुछ इक्वली बराबर है। खैर ठीक है, तो DM की आप वैल्यू यहाँ पे अगर आपको DM हटाना है, ये यहाँ पे DM हटाना है आपने, तो एक टेप लीक कर दो MMS, मेरा मतलब है DM हटाना है, तो यहाँ लैम्डा मल्टीप्लाई बाई DR लगा लो, ठीक है। तो वो हो गया लैम्डा मल्टीप्लाई बाई DR
इंटू आर, या अगर मैं इसको इधर लिख दूँ तो आई गेस कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। लैम्डा आर डॉट डी आर, लैम्डा आर डॉट डी आर, ठीक है, का इंटीग्रेशन। क्या कांस्टेंट है इनमें से? इनमें से लैम्डा कांस्टेंट है, हाँ भाई ये स्लोप है भाई, लैम्डा स्लोप है। ग्राफ से चीज़ों को रिलेट करना समझ जाओगे तो आपके लिए डिफ्रेंसिएशन भी इजी हो जाएगा, और जो मैथमेटिकल अप्रोच है विदाउट द यूज़ ऑफ ग्राफ्स वो भी अप्रोच हो जाएगा आपके लिए। तो आप लैम्डा बाहर निकाल लो, लैम्डा आर स्क्वायर, नहीं एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई है, रुको, हाँ सॉरी आर स्क्वायर तो ऑलरेडी था ना, तो ये आर क्यूब नहीं हो गया, नहीं फिर कुछ गड़बड़ हुई है, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, मैं फिर लिखता हूँ। हम लोगों की पहली इक्वेशन थी डी एम, आर स्क्वायर इधर लिखूँ या आर स्क्वायर इधर लिखूँ, बात एक ही है। आर स्क्वायर यहाँ पे कैपिटल आर, वैसे तो कैपिटल आर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं इसे हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो ये हो जाएगा लैम्डा डी आर, मास हो जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर डी आर, है ना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, और उसकी इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो आर स्क्वायर डी आर की इंटीग्रेशन हो जाएगी आर क्यूब बाय 3 इंटू लैम्डा, और लैम्डा को आप रिप्लेस कर सकते हो किस चीज़ से, लैम्डा को आप रिप्लेस कर लो, लैम्डा को आप रिप्लेस कर लो एम बाई आर से। देखो लैम्डा डी एम बाई डी आर भी है और एम बाई आर भी है, एक ही बात है ये। एक बात कैसे है भाई, एक बात कैसे हो सकती है, यहाँ तो डिफ्रेंसिएशन है यहाँ तो नहीं है। देखो चलो आपको एम बाई आर समझ में आ गया, एम बाई आर है क्या, आपको लीनियर डेंसिटी समझ में आ रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लीनियर मास डेंसिटी समझ में आए। तो ये आपका क्या था, एम मास था, ये था आपका आर है ये, ओहो सॉरी ये ग्राफ ही गलत है, ये ग्राफ ऐसा होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा गाइस, ये ग्राफ ऐसा होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, ग्राफ पे ध्यान मत दो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, आई फक्ड अप। बस अभी यहाँ पे बस इतना मान लो, तो एम बाई आर, ठीक है, तो ये हो गया एम बाई आर मल्टीप्लाई बाय, अच्छा हाँ ये नहीं सही तो है, ये ग्राफ सही है यार, ये ग्राफ सही है, ये ग्राफ सही है, हाँ ग्राफ सही है। ये टोटल मास का ग्राफ नहीं है, इसे स्मॉल एम रखो, स्मॉल एम रखो, टोटल मास यहाँ पे है। बस छोटी सी मिस्टेक है, मेरा पूरा ग्राफ सही था, बस छोटी सी मिस्टेक थी, मुझे कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम यूज़ करना चाहिए था, और यहाँ कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर यूज़ करना चाहिए था। ये थी छोटी सी मिस्टेक थी, वो सब छोड़ दो, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यूज़ थी ना, कैपिटल आर मैक्सिमम वैल्यू है अपनी, और यहाँ पर भी कैपिटल आर ना यूज़ करके मुझे स्मॉल आर यूज़ करना चाहिए था। इतनी गलतियाँ तो माफ़ कर ही सकते हो यार आप लोग, काम ऑन गाइज, ठीक है। तो ये एम बाय आर हो गया, अब आर क्यू, अब ये इतनी छोटी सी चीज़ थी, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं मतलब इन जनरल मैं ये चीज़ कभी पकड़ नहीं पाता कि मैंने गलती करी है। एम आर स्क्वायर बाई 3 है, और अगर किसी ने ऑलरेडी कर रखा है ना, हाँ देखो यहाँ पर भी एम एल स्क्वायर बाई 3 है, एल आर एक ही बात है। मैं ना फिर आऊँगा इस चीज़ पे, या चलो फिर नहीं आऊँगा, वैसे ही बहुत टाइम लग रहा है, मैं इसे फिर से यहीं पे समझा देता हूँ एक बारी, थोड़ा समय बचा के। मैंने यहाँ किया क्या है, पहली बात तो हम लोग कर क्या रहे थे इतनी देर से, हम लोग एक फार्मूला लगा रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए इसका एम ओ आई विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। यहाँ से घुमा रहे हो, यहाँ से पकड़ रहे हो, मान लो यहाँ पे कोई पकड़ने की चीज़ है, यहाँ पे आप पकड़ के उसका ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, जैसे वाई सिटी में वो बटन नहीं होता था जो पुलिस पकड़ के रखती थी, पुलिस को मारो तो एक गोली और एक वो मिलता था बटन। मान लो आप इसको घुमा रहे हो, एक बंदूक मिलती थी ना नॉर्मल सी, कौन से एमएम की एमएम नहीं होता ना उसमें, आई गेस 9 mm वाली नॉर्मल बंदूक मिलती थी जो, समझ के लाडले। सोचन दो भाई, सोचन दो मुझे ज़रा। कहाँ चला गया भाई तू? हाँ तो मैं वाई सिटी के बारे में सोचने लगा था। ये बटन है ना आपका, इस बटन को आप यहाँ से घुमाओ, और इस बटन को मान लो इसका जो निकल रखा है
ये देखो अभी कायदे से बिल्कुल कोने पे नहीं है, ऐसे इमेजिन करो कि बिल्कुल कायदे से इस कोने पे हो, फिर उसे घुमाना आप। एक सेकंड रुको, क्या पानी पीने दो मुझे। सोचन दो भाई, सोचन दो। चलो जी, कोई बात नहीं। आप इसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, घुमाया घुमाया घुमाया। हाँ, तो ऐसे ही इमेजिन करो यहाँ से घुमा रहे हो, तो मैंने मतलब हम लोग निकले थे MOI निकलवाने, इसका MOI निकलवाने। तो वही MOI निकालने में फिर हम लोगों ने सोचा MR² लगा दो। MR² क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि M की वैल्यू चेंज हो रही है हर जगह पे। या मुझे फिर से करना पड़ेगा, यहाँ हक दिया मैंने थोड़ा सा। ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आती, ये भी ऑनेस्टली मुझे इतना अच्छे समझ में नहीं आता। इक्वेशन ऑफ वेव सबको पता ही है, ए वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बेकार, ये रहने दो, ये छोड़ो। आपको रीड करना है तो रीड कर लो, मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा इसको रीड करने में, मुझे अच्छा नहीं लगता ये वाला कार्ड, वैसे भी रेड फ्लैग है इस पर। 1 मंथ लेटर कर देते हैं, चलो। ओहो, अब मेरे को वो चीज़ फिर से समझानी पड़ जाएगी। अच्छा ये बताओ, कोई क्या वो चीज़ समझा है जो थोड़ी देर पहले, वो से मेरा मतलब है ये वाली चीज़ का कोई समझा है क्या? अभी भी कंफ्यूज हो? इतनी आपको मैथ्स आनी चाहिए, मतलब ये तो मैंने गलत लिखा है, DR होगा यहाँ पे। अगर आप नहीं समझे हो ना तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, या तो मैं फिर से समझा दूंगा। पहले मुझे क्वेश्चन करने दो, जो लोग समझ गए हैं, थोड़ा बहुत भी समझ गए ना, वो फॉलो करो, ठीक है? चलो, मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड अलॉन्ग एक्स एक्सिस लैम्डा इज इक्वल टू m0 अपॉन 2l² x। तो लैम्डा हो गया अपना m0 अपॉन 2l² मल्टीप्लाई बाय x। तो क्या ये, पहले ये बताओ, क्या ये कांस्टेंट ये क्या कांस्टेंट है? हाँ चलो, लैम्डा कांस्टेंट है क्या? इसमें वेरिएबल दिख रहा है कुछ? m0 तो नहीं, मैक्सिमम वैल्यू, L भी मैक्सिमम वैल्यू होती है, कैपिटल L है, 2 मैक्सिमम है, ठीक है, x है, हाँ। तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके x के, ठीक है? तो लैम्डा होगा कुछ ऐसा, x टाइप का होगा, खैर। तो यानी कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे ना, यहाँ पे डेंस होती जाएगी, डेंस समझ रहे हो ना, डेंस होती जाएगी, कायदे से भारी होगी लेकिन वही डेंस मान लो। ज़्यादा डेंस होती चली जाएगी ये। वट इज़ MOI अबाउट वन हैंड? अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली जानना है, मान लो आपको मेरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, पसंद ही नहीं आ रहा, अबे जाना, अबे आता है, अबे पढ़ना है, अबे पढ़ाया नहीं तूने, आया समाया है, अगर आपका ऐसे भी मानना है कि कोई फ़ायदा नहीं है लॉजिकली सोचने का, तो कोई बात नहीं, सीधा मैथमेटिकल अप्रोच ये देख लो, सीधा सीधा मैथमेटिकल अप्रोच आपको देखनी हो तो देख लो, आई डोंट माइंड। ये हो जाता है लैम्डा मल्टीप्लाई बाय DR, या सॉरी लैम्डा हाँ सॉरी, हाँ लैम्डा L², भूल गया था, लैम्डा L²। या चलो ये भी नहीं करना ना आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, तो रुको, स्टार्टिंग से मतलब इस इक्वेशन से, ये होता है DM डॉट R को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है? DM लैम्डा आप लिख सकते हो DM बाय DR, है ना? क्या स्मॉल m है बाय द वे, DM बाय DL लिख लेते हैं, पता है, क्योंकि यहाँ L यूज़ किया इन्होंने, स्मॉल l। तो रुक जाओ, जस्ट टू बी क्लीन, थोड़ा क्लीन हो जाए ताकि हम, ये हो गया आपका लैम्डा बराबर हो गया DM बाय DR, है ना? तो ये इधर गया, DM मल्टीप्लाई बाय R हो गया कुछ ऐसा। यहाँ पे हमने DR क्यों नहीं यूज़ किया है? सही बात है, DR² होगा, सही कह रहे हो। मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ हमने स्मॉल वो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ करी R² की? कोई बात नहीं, यहाँ पे R² होगा क्या? अच्छा रुको यार, पहले रुक जाओ,
तो ये हो जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन, लैम्डा को बाहर ले लो, लैम्डा बाहर ले लिया और ये हो गया आर क्यूब बाय 3 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब बाय 3। अब वैल्यूज़ पुट इन करो, पहले तो लैम्डा की वैल्यूज़ पुट इन करो, फिर आर की जगह एल लगा लो। यार मैंने फिर आर यूज़ कर लिया, एल लगा लेना, एल आर और एल यहाँ पे सेम बात है, कैपिटल एल लगा लेना क्योंकि लिमिट्स होती है ना, लिमिट होती है 0 से लेकर एल तक की। तो लैम्डा की वैल्यू क्या थी जी, एम नॉट, ओहो लैम्डा की वैल्यू यहीं पे पुट इन करनी चाहिए थी। मैं क्या कर रहा है भाई तू, तो रुक जाओ ना, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट इन करोगे तो ये 4/4 हो जाएगा। यहाँ पे फिर एक्स और आर एक ही बात है, वैसे एक्स भी एक ही बात है, आर भी एक ही बात है, एल भी मैंने लेके नहीं चला ना, साथ में लेके नहीं चला, थोड़ा स्लीप डिप्राइव्ड हूँ भाई मैं, थोड़ा बात मानो। कल रात ऐसे 12:20 पे मेरे दोस्तों का कॉल आ गया, फिर उसने मेरे को उसने मेरे भाई के व्हाट्सएप पे वो इंस्टा पे कॉल किया, फिर मेरे को जगाया क्योंकि मैं सो गया था, कल बहुत जल्दी सो गया था मैं। खैर तो लैम्डा की वैल्यू हो गई एम नॉट बाई 2l² इनटू, ऐसी मिस्टेक्स करोगे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग यू विल गेट लाइक रियली गुड एट थिंग्स। अगर आप ऐसी मिस्टेक करने लगोगे तो, मजाक नहीं कर रहा मैं सीरियसली। ये हो गया, तो ये हो गया एम नॉट एल स्क्वायर बाय 6। मेरे को एक क्वेश्चन, मेरे को आंसर देख के थोड़ा सुकून फील हो रहा है क्योंकि ये एम ओ आई का है। एम नॉट एल स्क्वायर मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये एम ओ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट हो सकता है, तो मुझे थोड़ा सुकून, भले ही गलत हो, ये गलत ही है ये, 8 है नीचे। अरे तो 3 कहाँ से आ गया, 4 2 80 तो होता है। अरे हाँ सॉरी 4 2 8 है, सही है, जो भी मैंने किया था सही किया था। समझ गए ना हम लोगों ने क्या किया। पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये इक्वेशन होती है, डी एम होता है लैम्डा डी एक्स, ठीक है, समझ गया ना, लैम्डा कहाँ से आ जाता, ठीक है। फिर वो आपने उसको एक्स स्क्वायर डी एम किया क्योंकि मेन इक्वेशन यही होती है। अच्छा याद आ गया, अच्छा याद आ गया मेरे को जी मेरे को, ये एक्चुअली हमने डी एक्स क्यों यूज़ किया था, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि हम छोटे से उसकी बात कर रहे हैं। आएंगे इस पे, फिर से आएंगे इस पे। पीएन जंक्शन डायोड इज़ यूज्ड एज, पीएन जंक्शन डायोड यूज़ कर तो आप रेक्टिफायर की तरह यूज़ कर सकते हो आसानी से। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है जी, रेक्टिफायर मतलब क्या होता है, रेक्टिफाई होता है भाई अपनी गलतियों को करेक्ट करने को हम लोग रेक्टिफाई बोलते हैं। तो ऐसी क्या गलती होगी कि हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, डू यू गाइज वांट टू सी कि मैं अपनी वीडियो कैसे एडिट करता हूँ। इट्स वेरी कूल, इट्स ईजी। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे फ़िज़िक्स की कितनी वीडियो पढ़ रखी है, यहाँ पे मेरे पास फ़िज़िक्स की काफ़ी सारी वीडियो हैं, लेकिन फ़िज़िक्स की ये 5 1 5 2 5 3 है, ये फ़िज़ 1 फ़िज़ 2 फ़िज़ 3 है, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों फ़िज़िक्स की हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। सी हो गया 1 घंटा 8 मिनट की वीडियो बन गई अभी। एक्चुअली ये वीडियो थोड़ी एक्सपैंड करने चाह रहा था मैं, ये वीडियो बहुत छोटी है, यूजुअली मैं 1.5 घंटे की वीडियो बनाता हूँ मैं। अब क्योंकि इंपोर्ट हो गई मैं ऐसे डिलीट कर दूँगा, ये भी डिलीट कर दूँगा और फिर ऐसे एक्सपोर्ट कर दूँगा मैं। देखो देख रहे हो गई जी वीडियो, अब वो होती रहेगी, अपलोड होती रहेगी। एक वीडियो ये भी अपलोड करनी है, ये प्रैक्टिकल वाली वीडियो आज तक मैंने इसको अपलोड नहीं किया। हाँ ये अब साइड बाय साइड एक्सपोर्ट होती रहेगी जब तक मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। चलो तो खैर, रेक्टिफायर क्या होती है, रेक्टिफायर होता है जो आपको ना, रेक्टिफाई करने का मतलब होता है कि कुछ करेक्ट करना, कुछ गलती हो गई या चीज़, हाँ गलती को करेक्ट करना होता है। आप अपना फ़ोन ना एसी वोल्टेज पे चार्ज नहीं कर सकते, क्यों भाई, उसमें करंट आएगा करंट जाएगा, करंट आएगा करंट जाएगा, करंट आएगा करंट जाएगा। अब लोगों को लगता है कि एसी, मेरे को तो ये लगता था, काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि एसी को डीसी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का ये काम नहीं होता है, एसी को डीसी ट्रांसफार्मर नहीं करते हैं, ट्रांसफार्मर नहीं।
आई एम नॉट होमोफोब, बस मैं बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये काम रेक्टिफायर करता है। अब वर्किंग वगैरह नहीं समझा रहा मैं, उसमें नहीं जाएंगे, उसमें अभी नहीं आऊँगा मैं डेप्थ में, बस इतना समझ लो कि वो काम रेक्टिफायर करता है। और वो क्या करता है ना, जैसे एसी का करंट साइनोसाइडल ऐसा ही होता है, साइनोसाइडल वेव ऐसी होती है ना, और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है ना, नीचे वाली वेव हटा देता है। नीचे वाली वेव को अगर आप हटा दो तो वो आपका हो गया साइनोसाइडल। देखो नीचे वाली वेव को हटा दो, ये आपका हो गया साइनोसाइडल। समझ गया ना, कितना प्यारा लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है कि नीचे एक और सरफेस है ना, है। आई प्रेफर दिस वाइट, ये वाली सरफेस मेरे को ज़्यादा बेटर लग रही है, इस पर ही काम करूँगा मैं। कोई LRD वर्मा को जानता है? LRD वर्मा एनीवन? भाई उसका गाना हो गया ये, सवार लूँ उसी का गाना हो गया, अब क्लेम कर लिया उसने, LRD वर्मा ने। शी इज़ वेरी, शी और वट एवर हर प्रोनाउन है, मुझे नहीं पता उसका प्रोनाउन क्या है। वेरी फेमस नाउ इट इज़, ब्लैक यूज़ करते हैं एकदम पिच ब्लैक। ओ भाई साहब कितना सेक्सी लग रहा है भाई ये। भाई इतने सा बोर्ड है वाइट, भाई तू यहाँ से पता है ना तेरे को, तो पूरा भी बोर्ड चेंज कर सकता है बैकग्राउंड उसका। बात सही तो है आपकी, बैकग्राउंड चेंज हो तो सकता है मेरे हिसाब से इसमें। कैसे चेंज होता है बैकग्राउंड, या चलो पहले इसे वर्क कर लें उसके बाद बैकग्राउंड चेंज करेंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, आ जाओ बैकग्राउंड भाड़ में जाए। हाँ तो हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने बता दिया कैसे यूज़ करता है, और उसको रेक्टिफायर में यूज़ करता है। मैं फिर से स्ट्रक्चर अभी नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर अगर आपको जानना है एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया था क्या होता है। आई होप आपको याद आ गया हो क्या होता है ये। ये होता है ML, इस पर्टिकुलर केस में ML स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा नहीं है, ध्यान रखना बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। कहीं तुम्हें लग रहा हो कि ना भाई फ़र्क क्या पड़ रहा है उससे, फ़र्क क्या पड़ रहा है उससे। M find moment of inertia of a ring about center of mass and perpendicular to the plane। ऐसे मान करो एक रिंग है, उसको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखो, ऐसे सीधा मत रखना, मतलब इस ओरिएंटेशन में मत रखना, ठीक है, इस ओरिएंटेशन में रखना, ठीक है लिटा के। फिर आपने बीच में से एक वो पास कराई, एक लाइन पास कराई, और ये आपकी रिंग है, वो आपकी इमेजिनरी लाइन है। तो अब आप देखोगे ना, आप देखोगे कि ये मैं छोटा सा पार्ट निकाल लूँ इसमें से, क्योंकि देखो यहाँ पे आप कैसे MR² यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। क्यों नहीं MR² यूज़ कर सकते हैं भाई, दैट्स अ गुड पॉइंट। क्यों यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कर सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो वही है ना, डिस्टेंस तो बराबर है। हाँ मेरे हिसाब से यहाँ पे आप MR² यूज़ कर सकते हो, MR² यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, बट आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्टली लिखोगे तो कोई वो है, सॉरी डायरेक्टली लिखोगे तो कोई हर्ज नहीं है। मेरे हिसाब से इसका MR² होगा आंसर, MR² ही है। क्यों भाई क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना। मास भी अगर आप DM ले लोगे तो हर जगह DM सेम ही है, ऐसा नहीं है कि इधर बढ़ रहे हो क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो ये साइड ज़्यादा भारी है ये साइड कम भारी है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई थॉट। बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ स्विचिंग टू ए प्योर वाइट बैकग्राउंड। नहीं दिख रहा मेरे को प्योर वाइट बैकग्राउंड, नहीं है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। प्योर वाइट बैकग्राउंड ये है क्या, बल्क मोड, व्हाट इज़ दिस, ये क्या बल्क मोड क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, आई हैव नो आइडिया। इसमें मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या, ना 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 ना, भाई क्या कर रहा है, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गई, भूल जाता हूँ ये सब नहीं करना होता। ये क्या, ओके तोमा द वर्स्ट ट्रेंड आई एवर हर्ड, तोमा लोग जो यूज़ कर लेते हैं, द वर्स्ट ट्रेंड एवर। खैर आगे बढ़ें, ये हो गया हमारा रिंग भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं।
चलो अब आ गया क्वेश्चन कि इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर है, ठीक है। ये बताओ कि जब आप स्विच ऑन करते हो, मतलब इसको जोड़ देते हो, यहाँ करंट फ्लो करोगे तो क्या होगा? क्या ये बल्ब तुरंत तुरंत जल जाएगा? क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? जलेगा भाई, जलेगा, क्यों नहीं जलेगा? करंट है तो जलेगा। क्या एकदम तुरंत से जल जाएगा? नहीं। देखो, इंडक्टर की एक स्पेशल, आई वुड से, प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टर का काम ये होता है, इंडक्टर की पहचान ऐसी होती है, इंडक्टर ना करंट आने नहीं देता, सॉरी, चेंज इन करंट होने नहीं देता। चेंज इन करंट जैसे जैसे हम ज़ीरो से जब आप ऑन करोगे ना तो इसमें फ्लो करने लगेगा, तो ये ज़ीरो से कुछ आई नॉट करंट तक जाने की कोशिश करेगा, पीक करंट तक। डायरेक्ट है, एसी नहीं है, ठीक है, पीक करंट तक जाने की कोशिश करेगा ये। तो वैसे तो डीसी में क्या होता है, वो तुरंत तुरंत पहुंच जाता है। इनफैक्ट नॉर्मल सर्किट में भी तुरंत तुरंत वो हाई पे उस पर पहुँच जाता है, वो एकदम हाई लेवल पे। लेकिन यहाँ वो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडक्टर अलाउ नहीं करता। वो धीरे 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 करंट बढ़ने देता है। फिर एक पॉइंट पे जब पीक करंट आ जाता है ना, फिर करंट चेंज नहीं होता कि हाँ ठीक है, जब पीक करंट आ गया तो ये अचानक से बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है इसमें। इसकी कैपेसिटी होगी तो झेल पाएगा, वरना फूट जाएगा यहाँ पे या बुझ जाएगा। चलो, दूसरा क्या कह रहा है कि अगर ये बाई चांस अचानक से रुक गया, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब क्या? अचानक से आपने सर्किट रोक दिया, रोक देने से मेरा मतलब इसमें करंट खाली कर दिया आपने, इसमें से इसे खोल दिया, इसे ओपन सर्किट कर दिया इसे, तो क्या ये बंद हो जाएगा? जैसा स्टार्टिंग में हुआ था, पहले आने नहीं दे रहे थे, अब जाने नहीं देंगे भाई। अब वो कहेगा कि नहीं यार, ज़ीरो नहीं होने दूंगा मैं। वो कोशिश करेगा कि ज़ीरो ना हो, इसलिए धीरे 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 ऑफ होने वाला है ये इंडक्टर, सॉरी ये बल्ब ऑफ होने वाला, धीरे 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 होगा। अब ये कह रहा है कि इसकी एनर्जी की कोई वो बताओ, फार्मूला बताओ एनर्जी का। तो एक्चुअली में एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा आपका, एक सिंपल, प्रीटी सिंपल एनर्जी का फार्मूला जो कि आप यूज़ कर सकते हो। वो हो गया आपका, ये क्या, एक्सपोर्ट डिस्पोर्ट नहीं, अरे भाई साहब कितना सारा काम कर लिया मैंने, बहुत सारा काम हो गया बस। नहीं, इतना भी काम नहीं हो, थोड़ा मोड़ा ही हुआ। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड काफ़ी सारा हो गया। खैर, what I'm trying to achieve here is get rid of this जो lines at the behind and just get back to हम लोग का जो यूजुअल वो होता सीन होता। चलो कोई बात नहीं, अब है तो है। हाँ, तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी अगर आपको यहाँ पे ना एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के दिखाओ सबसे पहले तो एनर्जी होती है आपको, या पावर की एनर्जी की निकाल के दिखा देता है। एनर्जी होता है, आपको पता होना चाहिए, VL मल्टीप्लाई बाय आई। VI होता है यार, नॉर्मल VI नहीं होता, या V²R नहीं होता। कैसी बातें कर रहे हो यार? ठीक है, तो V की, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस्ड है, वोल्टेज किस चीज़ की? देखो भाई, करंट कैसे अपोज करेगा वो? करंट धीरे धीरे कैसे अपोज करेगा? करंट वो अपोज ऐसे करेगा, अच्छा यहाँ पे इंडक्टर ये रहा, करंट वो धीरे धीरे ऐसे अपोज करेगा कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, तो वो उसकी अपोजिट वोल्टेज यहाँ ला के खड़ी कर देगा, उससे छोटी, क्योंकि वो अपोज ही कर सकता, रोक नहीं सकता, वो कोशिश ही कर सकता, यू कैन ओनली ट्राई। वो नहीं रोक पाएगा, मोस्ट प्रोबेबली करंट नहीं रोक पाएगा वो। चलो, कहाँ गए यार हम लोग, कहाँ कर रहे थे? खैर यार, जहाँ भी कर रहे हो क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो करंट अपोज करने की कोशिश करेगा, अपोज कर नहीं पाएगा, तो ऐसा हो जाएगा VLI हो जाएगा आपका, VLI। और VL बराबर है, यानी कि जो ये हो जाएगा नेगेटिव LI, नहीं एक सेकेंड, LdI/dt, हाँ DI/dt मल्टीप्लाई बाय I करंट। ये कहाँ से आया जी? ये इक्वेशन है, देखो ये इक्वेशन है। अपोज करंट अपोज कर रहा है तो वोल्टेज अपोजिट साइड में होगा। तो वैसे भी अभी हम क्या निकालना है, पावर, तो वही बस स्केलर प्रोडक्ट की बात करो, तो LdI/dt को इंटीग्रेट करोगे। क्यों भाई इंटीग्रेट क्यों करनी है? क्योंकि करंट धीरे 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 बढ़ रहा है ना, तो उसमें एनर्जी भी जो होगी, आप तुरंत VI यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो तुरंत की एनर्जी बता देगा, इसलिए। तो ये हो जाएगा, आप इंटीग्रेट करोगे ना तो LI²/2 आ जाएगा, ये I²/2। ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन दी इंडक्टर, समझ गए? कुछ खास है नहीं यहाँ, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव लगा लो, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, वरना वैसे नेगेटिव निकाल लो। वेट, आई विल हैव टू टेक अ ब्रेक, आई एम फीलिंग स्लीपी। अब मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ी देर पे ब्रेक लेना पड़ेगा, आई एम सॉरी।
ख़राब हूँ इन चीज़ों में, इतना ख़राब हूँ मैं। मेरा 6 बजे का स्लॉट है, मैं सोया नहीं, मुझे लग रहा था मैं स्लॉट मिस कर दूंगा। फिर मैं लैपटॉप चलाने लगा, मुझे लगा मैं स्लॉट मिस कर दूंगा, और अब जाके मेरे को पत्थर की तरह रियलाइजेशन हिट हुई है कि भाड़ में जाए जीडी, भाड़ में जाए जीडी। मेरा पहला तो काम यही है ना कि मेरा पहला काम क्या है मेरा पहला काम क्या है, हाँ मेरा पहला काम तो ये वीडियो बनाना है ना। 2 वीडियो अपलोड हो गई है। चलो मैं वैसे ये वाली वीडियो है, मैं देखता रहूँगा थोड़े थोड़े, मैं अपना फ़ोन चेक करता रहूँगा, क्योंकि मेरा 50 मिनट में है, मेरा भी स्लॉट है, मेरा 50 मिनट में। यार मैं पागल आदमी हूँ यार। खैर वो सब छोड़ो, मैं बता रहा हूँ पता क्या हुआ। मैंने पूरे दिन, देखो मैं स्टार्टिंग सुबह सुबह की वीडियो शूट करी, फिर सोचा करूँगा शूट, ऐसी बात नहीं है, करने वाला था मैं। फिर मैं सोचा थोड़ी देर नींद ले लेते हैं, वो नहीं करी मैंने। मैं जल्दी उठ के एकदम ही, मतलब ढंग से सो भी नहीं पाया मैं। फिर थोड़ी बहुत दोस्त से बात हुई, चाय वाय बनाई, मैंने चाय वाय बनाई, फिर बैठा। फिर मुझे लगा कि नहीं यार अभी थोड़ी देर में तो वो है तेरा जीडी है, ये है वो है। पागल, अजीब आदमी हूँ यार मैं। जबकि 6 बजे दे रखा है उस पर, 6 बजे लिख रखा है कि 6 बजे है मेरे स्लॉट का। क्या हूँ यार मैं। वो सब छोड़ो, ये बताओ MOI सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है। पैरेलल एक्सिस चीज़, एक पैरेलल एक्सिस कुछ चीज़ होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम करके होता है। आपको ये दे रखा है, इस एक्सिस से तो पता है कि ml²/3 होता है, ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता है। I = ml²/3 होता है। I = ml²/3, ml²/3 है मेरा। खैर वो सब छोड़ो। एक साइड है एक्चुअली। ये क्या कहता है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि आपको, मान लो आपको सेंटर ऑफ मास दे, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक एक्सिस दे रखा है कि हाँ वो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो मैं एक्स ले लेता हूँ उसको, वहाँ के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्स। मुझे फिर किसी दूसरे पॉइंट पे निकालनी होगी ना, मान लो इस पॉइंट पे निकालनी होती है, वाई पे निकालनी होती है, वैसे दे रखी है लेकिन वाई पे निकालनी होती, तो वो हो जाता ml² प्लस सेंटर ऑफ मास के थ्रू जितना होता है। मेरे हिसाब से तो यही था, बाकी एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो हम लोग कलर चेंज करेंगे। चलो भाई कलर चेंज कर लें। आपको सेंटर ऑफ मास के अराउंड निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास हो गया आपका वाई हो गया ml²/3, ml²/3 माइनस ml²। और सॉरी, ये मास तो लो गई, मास पूरा का पूरा लेना, डिस्टेंस ये वाला लेना है, ठीक है। ये जो बीच का डिस्टेंस है तो वो ml²/4 हो गया, ये हो गया ml²/12। तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, ठीक है। समझ गया ना कैसे निकला ये हमने मास पूरा का पूरा क्यों लिया है। चलो ये तो मुझे समझ में आया है कि आपने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लिया तो L/2 लिया आपने। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मास पूरा का पूरा क्यों लेता है। चलो कोई बात नहीं, वो सब छोड़ो। ये बताओ कि पहली बात तो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये डिराइव फार्मूला, ये डिराइव करना में नहीं बताया जाता है। एक बात आप ध्यान दो, ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं आपको बस एक चीज़ बता रहा हूँ, ये ध्यान दो कि जब कोने से घुमा रहे थे उसको, यहाँ से घुमा रहे थे, तो ml²/3 इतना लगा, ठीक है। ml²/3, और जब बीच से घुमाया आपने तो ml²/12, यानी कि उससे काफ़ी हद तक कम, 4 गुना कम मेहनत लगी। सॉरी, अगर घूम रहा है तो बीच से रोकने पे, घुमाने पे नहीं, रोकने पे। तो 4 हद तक आपको कम एनर्जी लगी थी, 4 गुना हद तक आपको कम एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम लगा आपका, जो भी लगा। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही कहता है, ठीक है। आप एक दूसरे के पैरेलल हो, अब चाहे वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता कि परपेंडिकुलर हो, प्लेन से परपेंडिकुलर हो, ये है वो हो। मेरे हिसाब से ऐसा तो कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। ये हमने कर ही लिया था ये हमने कर ही लिया था अच्छे से। इसका आंसर आया था ml²/8, ml²/m0l। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फॉल्स इन द विजिबल रीजन। देखो आपको पहली बात तो ये बताओ, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन याद है या नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता है ना, देखो हाइड्रोजन पता है, हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, एक शेल उसका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
बहुत सारे ऐसे शेल हो जाते हैं उसके। ठीक है, वो अपने हिसाब से आना, अपने हिसाब से जाना, सब कुछ। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ और कह रहा था। तो ऐसा है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले पे गिरा, या तीसरे से पहले पे गिरा, या चौथे से पहले पे गिरा, अब वो एनर्जी लूज कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी है भाई, हायर लेवल है एनर्जी ज़्यादा होगी, लोअर लेवल है एनर्जी कम होगी। तो अगर वो ऊपर से नीचे गिरता है, तो ऊपर से अगर वो नीचे गिरता है तो ऐसा है कि, क्या कह रहा था मैं, ऊपर से अगर नीचे गिरता है तो क्या है, रुक जाओ, अब में मेरे को थोड़ी फिर से चेक करना पड़ेगा कि कोई मैसेज वैसेज तो नहीं आया ना। ऊपर से नीचे गिरेगा वो एनर्जी लूज़ करेगा, जाहिर सी बात है वो एनर्जी लूज़ करेगा। अरे भाई साहब, स्लॉट 3 हो गया, स्लॉट 3 हो गया, मेरा क्या 7 है। खैर अभी तो टाइम लगेगा मेरे को। नीडल्स आर नीडलेस। रुको जरा, अरे कुछ चीज़ याद आ गई थी मेरे को। है अभी है, टाइम है, टाइम है, चलो। हाँ तो ये ना अलग अलग सीरीज़ बनती है। तो जब आप दूसरे लेवल से या किसी भी लेवल से पहले लेवल पर गिरते हो, कहीं से भी गिरे, पहले लेवल पे गिरे तो लेमन होती है, दूसरे लेवल पे गिरे ऊपर से ही गिरोगे ऑब्वियसली, नीचे से गिरने नहीं वाले, फिर उसे चढ़ना कहोगे ना कि गिरना। उसमें एनर्जी लगती है ना कि निकलती है, समझ गए ना। वो एनर्जी निकलेगी, मतलब वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा, और वो एनर्जी होगी फोटोन के तौर पे। और आपको पता है कि कुछ कुछ फोटोन हम देख सकते हैं। अब इतना मैंने समझा दिया, मैं सही बताऊँ मुझे आंसर याद ही नहीं है। मेरे हिसाब से बाल्मर सीरीज़ को आप देख सकते हो। हाँ बाल्मर सीरीज़ को देख सकते हो ना, बाल्मर सीरीज़ को देख सकते हो। चलो जी, ये क्या आ गया, अरे भाई साहब रेड फ्लैग क्वेश्चन है, बरी कर देते हैं इसे, हटाओ। पार्टिकल दे रखा है, एक पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय अ मशीन। ठीक है, आपको एक कांस्टेंट पावर दे रखी है, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन द फोर्स, आपको फोर्स का एक फॉर्मूला निकालना है। फोर्स टाइम डिपेंडेंट है लेकिन पावर कांस्टेंट है। तो जी पावर क्या होती है, पावर होती है हाफ ऑफ mv² बाई टी। पावर होती है ना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन अपॉन टी। वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक ही बात है, ठीक है, अपॉन टी। ये हो जाएगा, सॉरी के टी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ mv², या रुक जाओ एक सेकेंड, 2 kt बाय m का रूट हो गया v। अच्छा मैं रुक जाओ, ये तो मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन एक्चुअली आगे से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। ज़रा रुको, इसे एक सेकंड के लिए साइड करते हैं लिटरली, ठीक है। आपको फोर्स का फॉर्मूला चाहिए, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लगा दो जी, हाँ तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के। बट आप ये नहीं कर सकते, क्यों आप ये नहीं कर सकते? पहली बात तो ऐसा कोई मैचिंग फार्मूला दिखने नहीं वाला आपको आंसर में। दूसरा, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, आपको पहले वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, और उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो गया m डॉट डी वी बाई डी टी, समझे? ठीक है, इस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ, आपको v निकाल ही लिया था आपने, v की इक्वेशन निकाल ही ली थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने जब बैठोगे तो ये हो गया बराबर m √2 के √2 के t बाय m डी टी, है ना। तो ये कांस्टेंट है पूरा का पूरा, इसका रूट कांस्टेंट है, तो इसे अगर मैं बाहर भी ले लूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अरे इसको डिफ्रेंशिएट करना, इंटीग्रेट थोड़ी करना, डी टी नीचे आएगा। तो ये हो गया m मल्टीप्लाई बाय √2 k बाय m t बाई डी टी, सॉरी t टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट था, ये रूट था, अभी भी रूट में है, मैं बस इसे बाहर सेपरेट किया दोनों को, रूट और रूट वो हो जाता है ना, बाई डी टी मल्टीप्लाई, ओ सॉरी हाँ मल्टीप्लाई हो सकता है तो ये हो जाएगा
एम ये वाला ये से रूट एम प्रॉपर एम को काट देगा, तो ये हो जाएगा 2k m का रूट मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ t माइनस टू द पावर -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओवरऑल रूट टी। ये रूट 2 प्रॉपर 2 को काट देगा, तो ये हो जाएगा mk/2t का होल रूट, mk/2t का होल रूट, ठीक है। ये हो जाएगा c हो जाएगा b हो जाएगा c हो जाएगा ना, हाँ c हो गया, ठीक है। ठीक है लाडले, ईजी है ईजी। ये वाला आता नहीं है। चलो काफ़ी पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं अब, बहुत दिन बात कर रहा हूँ मैं। ये सोलेनॉइड दे रखा है, हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इज इक्वल टू, दो सोलेनॉइड दे रखे हैं और मेरे सबसे कंसेंट्रिक सोलेनॉइड होंगे, ठीक है। एक सेकंड रुको। हैज़ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, बड़ा है, एक सोलेनॉइड है A और दूसरा सोलेनॉइड है B, ठीक है। ए वाला आपको, सॉरी B वाला ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा है, A2। तो एक सोलेनॉइड ऐसा है, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, या चलो बना ही देता हूँ। एक सोलेनॉइड बाहर की ओर है और एक सोलेनॉइड अंदर की ओर है, ठीक है। करंट रन इन द, अब ये स्पेसिफिकेशन अभी मैं नहीं गिन रहा हूँ, रुक जा। अ करंट रन इन द सोलेनॉइड 1 प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4.0 टेस्ला विद इन इट। अच्छा, सोलेनॉइड 1 में फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सोलेनॉइड 2। चलो आपको बेसिकली मैग्नेटिक वो फ्लक्स दे रखा है आपको 4 टेस्ला का, आपको निकालना है कि ये B यानी कि जो छोटा वाला है, नहीं एक सेकंड, B छोटा वाला नहीं है, बड़ा वाला है B, है ना, हाँ B बड़ा वाला है। तो B बड़ा वाला है, आपको बताना है कि इस पे वो कितनी है, फ्लक्स कितना है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है शायद B × A, है ना। तो B हो गया आपका 4 टेस्ला, 4 टेस्ला जा रहा है ना, और एरिया होगा आपका 4 टेस्ला, सिर्फ इसी एरिया में जा रहा है, ध्यान रखना। आपको पता है ना, आपको देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यहाँ पे सोलेनॉइड की। आप चलो कोई बात नहीं भी है तो मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो सोलेनॉइड अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, याद हो तो, समझ गए। और ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ए वाला, और बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे, क्योंकि करंट बी वाले में नहीं है, कहीं नहीं दे रखा कि बी वाले में करंट है, देखो कहाँ दे रखा है, बात सही है। तो सिर्फ ए वाले में यानी कि छोटे वाले में ही करंट है, और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। आपको पता है करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है किस में, सोलेनॉइड वगैरह में, वैसे तो काफ़ी जगह करता है, बट इस केस में सोलेनॉइड में कर रहा है वो करंट प्रोड्यूस। तो एक सेकंड रुको जरा, देखो स्लॉट तो नहीं आ गया भाई, नहीं आएगा भाई, बट स्टिल यार क्या करूँ मैं, आदत से मजबूर हूँ, आई अलोपोजाइज। हम्म हम्म रुक जाना जरा, एक जाना। अच्छा, जल्दी भी कर सकते थे क्या, मुझे नहीं पता था जल्दी भी कर सकते हैं। जरा थमो जरा। कुछ बच्चों का स्लॉट चल रहा है और उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया,
तो भाई लोग बदतमीजी करने लगता है इधर। ऐसे देखो मेरा एक दोस्त मेरे को मैसेज करके कह रहा है आई शुड इम्प्रूव माई थंबनेल्स, जो कि बात सही है भाई। तू पहले अपनी वीडियोस इम्प्रूव कर ले भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो यहाँ पे फ्लक्स जो हो गया बी इंटू ए। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड आप सिर्फ वहीं का ले सकते हो जहाँ पे सॉरी एरिया आप वहीं का ले सकते हो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली फ्लो कर रही है। तो मैं बी तो ले लूँगा, चलो चार टेस्ला मैंने बी ले लिया। एरिया मेरे को यहाँ का लेना पड़ेगा, है ना। एरिया हो गया मेरा 0.010 है ना, छोटा वाला एरिया लूँगा। हाँ तो 0.010 टर्न लेना है क्या, कुछ टर्न का कुछ करना है क्या? मुझे नहीं लगता टर्न का कुछ करना है हम लोगों को। आंसर इज 2 कैसे हो सकता है आंसर? टर्न का फॉर्मूला क्या होता है मैं भूल गया। फ्लक्स का फॉर्मूला ही भूल गया मैं। चलो कोई बात नहीं यार। चलो एक वेव है जो कि एक स्ट्रिंग में एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। वेव ट्रैवल करती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इधर की साइड विद अ स्पीड ऑफ 128 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ नोटेड दैट 5 complete waves fit in 4 meter length of the string. The equation describing the wave is ओके अच्छी बात है, चलो बढ़िया है। आपको 100 स्पीड दे रखी है उसकी, ठीक है। अब आप सोचोगे भाई साहब ये क्या आ गया। पहले तो आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है। एम्पलीट्यूड होता है आपका मैक्सिमम कितना जा सकता है, आपका वेव मैक्सिमम कितना जा सकता है। स्पीड नहीं, स्पीड मत कर देना। देखो वो कह रहा है कि आपकी नोटेड 5 कंप्लीट वेव इन 4 मीटर लेंथ, ठीक है। तो एक वेव हो गई, 2, एक वेव ये पूरी होती है ना। हाँ 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ये दिस फिट्स इन 4 मीटर में फिट हो जाती हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो आपको एम्पलीट्यूड मिल गया, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको एम्पलीट्यूड मिल गया 0.02, ठीक है। 0.02 मीटर, ठीक है। मीटर साइन यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं यहाँ पे। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एक्चुअली में 2πf। ओमेगा होता है आपका 2πf। यार रुक जाओ एक सेकंड। यहाँ पे आप लैम्डा यूज़ करोगे, ये नहीं यूज़ करोगे, ये यूज़ नहीं करोगे। जनरल इक्वेशन होती है kx माइनस ओमेगा टी। सॉरी ये होती है जनरल इक्वेशन kx माइनस ओमेगा टी। भाई ये सब है क्या, ये सब हो क्या रहा है? एक्चुअली ये स्ट्रिंग की मेन इक्वेशन होती है। ये स्ट्रिंग की मेन इक्वेशन होती है। रुक जाओ ज़रा मैं देखूं। अरे भाई बहुत ख़राब आदत लग गई यार फ़ोन चेक करने की। अच्छा खैर
एक्चुअली इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द वेव, आप वेव को पहले तो मुझे वेव पढ़ लेना चाहिए था, वहाँ पे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था वेव के ऊपर, कोई बात नहीं, चलो ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये होता है एक जनरल इक्वेशन होती है। तो हम लोग यहाँ पे दी हुई इन्फॉर्मेशन से जनरल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। के क्या होता है वही तो मुझे याद नहीं आ रहा, के क्या होता है। अगर एक बार मुझे के याद आ गया ना क्या होता है, या फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाए मेरे को, लैम्डा पता, हाँ लैम्डा पता कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, लैम्डा पता कर सकता हूँ। लैम्डा कैसे पता करोगे भाई, ऐसा है लैम्डा जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 5 मीटर में देखो 4 वेव्स जो होती है, 4 वेव्स कवर कर रही है 5 मीटर का डिस्टेंस, तो एक वेव कितना कवर करेगी भाई, एक वेव करेगी अपना ये या एक वेव करेगी 5/4 का, ठीक है 5/4 है, ठीक है 5/4 मीटर एक वेवलेंथ है। एक्चुअली बात क्या होती है ना, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी आपको स्पीड बता देती है। हाँ तो उससे क्या, तो आपको स्पीड दे रखी थी 128, लैम्डा आपको मिल गया, फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपको 2πf दे देगी, या सॉरी ओमेगा दे देगी आपको, तो आपको एटलीस्ट ये वाला नंबर मिल जाएगा। चलो फिर ट्राई करते हैं, फिर ये वाला नंबर मिल जाएगा। मुझे नहीं पता के क्या होता है, के मैं भूल ही गया। लैम्डा यहाँ पे 4/5 को दिखा रखा है, 5 कंप्लीट भी अच्छा सॉरी 4/5 है गाइस, 4/5 है ये, मैं ध्यान नहीं दिया था, 4/5 है ये, ना कि 5 वेव हैं 4 मीटर के, उसमें 4/5 है ये। आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सॉल्व करूँ क्या, या देख लो ना सर का ही देख लो। के होता है 2π/λ होता है एक्चुअली में के, अच्छा ओके 2π/λ होता है, तो ईजी है, तो कुछ है नहीं इसमें। हो गया, ये लास्ट कार्ड ही है क्या, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट कार्ड है ये। चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ क्योंकि लास्ट कार्ड है। मैं क्या कह रहा था, देखो अब मुझे अभी तक क्या क्या पता चला, मुझे बस अभी तक बाहर का वो पता चला, ब्रैकेट के बाहर में क्या क्या आना है, और जो कि ऑलरेडी दे रखा था तो पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैंने चलो समझा दिया। अब मुझे इस इन्फॉर्मेशन से मिल गई यहाँ पे, अब मुझे के नहीं पता, मुझे के मान लो मैं भूल गया हूँ, जनरली भूल गया हूँ मैं, मुझे लेकिन वो पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। मुझे कैसे तैसे फ्रीक्वेंसी मिल जाए, चलो ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 128 4/5, ठीक है, तो ये हो गया 32, ये हो गया 5000, 5 3 15 प्लस 5 2 10, सॉरी 15 प्लस 1 170 हो गया, और 170 को उसमें कन्वर्ट करोगे तो 2πf, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी 170, ठीक है, तो ये हो गई 100। भाई साहब क्या होगा यार मेरा, मुझे नहीं पता, मैं हार मान रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है ये सब। अच्छा सबसे बेस्ट है के ही निकाल लो, के होता है 2π/λ, और लैम्डा तो दे ही रखा था, तो के निकल जाएगा। अरे बेकार है भाई, करो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो चलो भाई मिलता है अगली वीडियो में मिलता है। ये वीडियो मैं सेटिस्फाई तो नहीं हूँ इस वीडियो से, बट कंटेंट तो अपलोड करना पड़ेगा ना बॉस, कंटेंट तो अपलोड करना बनता है ना। चलो अब मैं वीडियो बना ही नहीं रहा, मैं जाके लेक्चर देख रहा हूँ, कैसे तैसे लेक्चर देखते हैं जल्दी जल्दी से। चलो मिलते हैं फिर।